उसे दोबारा मत छूना। घरेलू सहायिका ने करोड़पति की पत्नी पर हमला किया। उसे दोबारा मत छूना। लक्ष्मी की चीख अपार्टमेंट के कोने कोने में गूंज उठी, मानो दीवारें खुद कांप उठी हों। उसे दोबारा मत छूना। आवाज कोई विनती नहीं थी, बल्कि एक आदेश था। यह उसके गले से ऐसी ताकत के साथ निकली जो उसे खुद नहीं पता था कि उसके पास थी, और ऊंची छत वाले लिविंग रूम में गूंज गई, जबकि उसके पीले दस्तानों से अभी भी पोछे का पानी टपक रहा था, जिसे उसने अभी अभी जमीन पर गिराया था। ईशानी खन्ना जमीन पर थी, इसलिए नहीं कि लक्ष्मी ने उसे धक्का दिया था। वह खुद ही पीछे हट गई थी। एक ऐसी चीज से हैरान थी जिसकी उसे एक घरेलू सहायिका की आंखों में देखने की उम्मीद नहीं थी। गरिमा, वह नजर जो कह रही थी कि एक सीमा थी और उसने उसे अभी अभी पार किया था। अमृता देवी खिड़की के पास अपनी व्हील चेयर में चुपचाप रो रही थी। उन्होंने अपने हाथों को घुटनों पर कस कर रखा हुआ था और आंसू उनके चेहरे पर बह रहे थे, बिना किसी इशारे के उन्हें रोकने के लिए। पिछले हाथापाई में उनके चश्मे जमीन पर गिर गए थे। किसी ने अभी तक उन्हें उठाया नहीं था। राघव ओबेरॉय देर से पहुंचे। वह हमेशा देर से आते थे। उन्होंने चाबी से दरवाजा खोला, यह जाने बिना कि उन्हें क्या मिलेगा, और दरवाजे की चौखट पर हाथ अभी भी नॉब पर रखे हुए वहीं स्थिर खड़े रह गए। उनकी नजरें पल भर में पूरे दृश्य को स्कैन कर गईं। उनकी पत्नी जमीन पर, उनकी घरेलू सहायिका खड़ी होकर उंगली से उसकी ओर इशारा कर रही थी। उनकी मां खिड़की के पास रो रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लक्ष्मी ने भी नहीं, लेकिन उसने अपनी उंगली नहीं हटाई। ईशानी ने पहले बात की, अपनी उस आवाज में जिसे वह ठीक से जानती थी कि कैसे मॉड्यूलेट किया जाए ताकि वह घायल लगे। राघव, इस औरत ने मुझ पर हमला किया है। मैं चाहती हूं कि तुम इसे अभी निकाल दो। राघव ने लक्ष्मी को देखा। लक्ष्मी ने उसे देखा। उस नजरों के आदान प्रदान में कुछ ऐसा था जो बहुत देर तक चला। बॉस और उसकी नौकरानी के बीच रुकने जैसा नहीं, कुछ और पुराना, कुछ ऐसा जिसे ईशानी नहीं पढ़ पाई, लेकिन जिसने उसे स्वाभाविक रूप से बेचैन कर दिया। यहां क्या हुआ? राघव ने पूछा, और उसकी आवाज गुस्से से ज्यादा थकी हुई लगी। आपकी मां, लक्ष्मी ने कहा, और उसका लहजा अब अलग था, ज्यादा ठंडा, ज्यादा शांत, लेकिन कम दृढ़ नहीं। आपकी पत्नी ने 40 साल पुराना लॉकेट उनसे छीन लिया जो आपके पिता का था। उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और उनसे कहा कि रोना बंद करें क्योंकि वह माहौल खराब कर रही थी। इसके बाद जो चुप्पी थी वह एक अलग तरह की थी। राघव ने ईशानी को नहीं देखा, उसने अपनी मां को देखा। अमृता देवी ने अपनी आंखें बंद करके मुश्किल से सिर हिलाया, मानो इस बात की पुष्टि करना उनके लिए असहनीय था। ईशानी जमीन से एक सधी हुई नजाकत के साथ उठी, अपने कपड़े को अपनी हथेलियों से झाड़ते हुए। वे बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, यह एक दुर्घटना थी, और वैसे भी इस घरेलू सहायिका को मेरे अपने घर में मुझ पर चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं है। यह उनकी मां का घर है, लक्ष्मी ने बिना हिले कहा। लक्ष्मी, राघव ने अपनी आवाज में हल्की चेतावनी के साथ कहा। जी, श्रीमान ओबेरॉय। उसने जमीन से पोछा उठाया, उसे शांति से दीवार के सहारे रखा और फिर अमृता देवी के चश्मे उठाने के लिए झुकी। उसने उन्हें सावधानी से वापस दिया, एक पल के लिए उनके हाथों को पकड़े रखा। मेरा आज का काम खत्म हो गया है। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं रसोई में मिलूंगी। वह बिना किसी हड़बड़ी के, बिना आंसू के, बिना नाटक के चली गई। ईशानी ने उसे गलियारे से गायब होने तक देखा और उसकी अभिव्यक्ति में कुछ बदल गया। वहां गुस्सा नहीं था, बल्कि हिसाब किताब था। 6 घंटे बाद लक्ष्मी अपार्टमेंट के पीछे बने अपने छोटे से कमरे में सीधी पीठ और पैर जमीन पर रखे हुए दीवार को देख रही थी। उसे कोई अफसोस नहीं था। यही बात उसे खुद में सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। अपनी पूरी जिंदगी में उसने सीखा था कि उसके जैसे लोग नामनान था अफसोस न करने का विलास नहीं कर सकते, कि पदानुक्रम होते हैं और उन्हें लांघने की एक कीमत होती है। लेकिन इस बार नहीं। अमृता देवी की जमीन पर पड़े चश्मे और कांपते हाथों वाली छवि में कुछ ऐसा था जिसने उसके सभी संयम तंत्रों को बंद कर दिया था, जिन्हें वह सालों से बना रही थी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मुंबई से उसकी बहन नेहा का एक मैसेज। कैसी हो? सब ठीक है। लक्ष्मी ने जवाब देने से पहले एक पल लिया। हाँ, सब ठीक है। मैसेज पर झूठ बोलना आसान था। उसने स्क्रीन बंद कर दी और बिस्तर पर लेटकर छत देखने लगी। उसने गलियारे में कदमों की आवाज सुनी। ईशानी की आवाज किसी से फोन पर धीमी आवाज में बात कर रही थी, जिसे वह समझ नहीं पाई। और फिर चुप्पी। उसने राघव के बारे में सोचा, जिस तरह से उसने उसे देखा था जब वह आया था। एक आदमी की नजर से नहीं जो अपनी नौकरानी को देखता है, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की नजर से जो कुछ ऐसा पहचानता है जिसे उसे पहचानना नहीं चाहिए था। क्या उसे याद था, या वह बस वही प्रोजेक्ट कर रही थी जो वह देखना चाहती थी?
वह 6 महीने से खुद से कह रही थी कि वह इस घर में काम के लिए आई है, कि यह संयोग है कि यह उसका घर था, कि 3 साल पहले जो हुआ था उसका आज कोई वजन नहीं था। लेकिन सच्चाई यह थी कि इसका वजन था। जिस पहले दिन उसने उस दरवाजे को पार किया और उसे सीढ़ियों से टाई पहने हुए नीचे आते देखा, फोन देख रहा था और उसे नहीं देख रहा था, तभी से इसका वजन था। उसने उसे देखा था और फिर भी रहने का फैसला किया था। उसने ईशानी का अनुमान नहीं लगाया था। लिविंग रूम में राघव अपनी मां के साथ अकेला रह गया था। जब ईशानी सिरदर्द का बहाना करके कमरे में चली गई थी, वह अमृता देवी के सामने बैठ गया और उनके हाथ पकड़े। मां, यह मत कहना कि मैं बढ़ा चढ़ा कर कह रही हूं। उन्होंने उसके जारी रखने से पहले जंगे जवाब दिया। मैं यह कहने वाला नहीं था। अमृता देवी ने उसे देखा, अपने 74 साल की उम्र में, अपने भूरे बाल कंधे पर गूंथे हुए और चश्मे वापस अपनी जगह पर। वह अभी भी सबसे समझदार महिला थी जिसे राघव ने अपनी जिंदगी में जाना था। लॉकेट तुम्हारे पिता का था, उन्होंने कहा। मुझे पता है मां, मुझे लॉकेट की परवाह नहीं है राघव। मुझे इस बात की परवाह है कि उस औरत ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पुरानी बेकार चीज हूं। राघव ने जवाब नहीं दिया। लक्ष्मी मुझे देखती है, अमृता देवी ने धीमी आवाज में जारी रखा। उस लड़की में कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। जब से वह आई है, वह इस घर में अकेली ऐसी व्यक्ति है जो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे मेरी सोच अभी भी मायने रखती है। तुम हमेशा मायने रखती हो मां, यह तुम कहते हो। उन्होंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। लेकिन आज शाम जब उस औरत ने मेरे चश्मे नीचे फेंके और मुझसे रोना बंद करने को कहा, तो लक्ष्मी ने बीच बचाव किया। तुम नहीं, ईशान नहीं, उसने। राघव ने अपनी नजरें झुका लीं। मुझे ईशानी से बात करनी होगी। तुम 6 महीने से कह रहे हो कि तुम्हें ईशानी से बात करनी है, उसकी मां ने धीरे से लेकिन बिना दया के कहा। और चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं। या तो बेहतर होती हैं या बदतर होती हैं बेटा, वे वैसी ही नहीं रहती। राघव उठ गया, खिड़की की ओर चला और शहर को पहाड़ियों पर अंधेरा होते देखा। तुम लक्ष्मी के बारे में क्या जानती हो मां? क्या तुमने उससे कुछ पूछा है? वे चीजें जो लोग एक दूसरे से पूछते हैं जब उन्हें परवाह होती है। हाँ, और अमृता देवी ने एक पल लिया। मैं जानती हूं कि वह मुंबई से है, कि उसकी एक बहन है जिसने अपनी जिंदगी की योजनाएं बदलने से पहले कुछ पढ़ा था। उन्होंने एक पल का विराम लिया। और मैं जानती हूं कि जब वह तुम्हारा नाम लेती है तो कुछ ऐसा होता है जिसे वह बहुत नियंत्रित करती है। राघव मुड़ गया। आपका क्या मतलब है? उसकी मां ने उसे उस शांति से देखा जो उनके पास मुश्किल सच्चाइयों के लिए थी, कि तुम भी उसे नियंत्रित करते हो और तुम दोनों को लगता है कि दूसरा नहीं जानता। इसके बाद जो चुप्पी थी वह बहुत देर तक चली और उन दोनों में से किसी ने उसे तोड़ा नहीं। जिस पहले दिन मैं इस घर में आई थी, 6 महीने पहले, दिल्ली में सुबह बारिश हुई थी। लक्ष्मी शर्मा एजेंसी द्वारा दिए गए पते पर एक छोटे बैकपैक, अंदर मोड़े हुए काम के कपड़ों और पेट में एक गांठ के साथ पहुंची थी जो 3 दिनों से जमी हुई थी और घुल नहीं रही थी। इमारत उन इमारतों में से थी जिन्हें विज्ञापन की जरूरत नहीं होती। कांच का अग्रभाग, वर्दी में द्वारपाल, साफ सड़क, ऐसी जगह जहां कोई तुरंत समझ जाता है कि कुछ अलिखित नियम है और उन्हें जल्दी सीखना बेहतर है। उसने रिसेप्शन पर खुद को घोषित किया, लिफ्ट में ऊपर गई, अपार्टमेंट 1402 के दरवाजे की घंटी बजाई। 1:40 के आसपास की महिला ने सीधे काले बालों और उन आंखों के साथ दरवाजा खोला जो तेजी से मूल्यांकन करती थीं। लक्ष्मी शर्मा। जी मैडम, मैं ईशानी हूं, घर की मालकिन। अंदर आइए। लक्ष्मी अंदर आई। अपार्टमेंट बड़ा और चमकदार था, जिसमें पूर्वी पहाड़ियों की ओर देखने वाली खिड़कियां थीं और शहर का शोर नीचे कांच से दब जाता था। सब कुछ उस सटीकता के साथ व्यवस्थित था जो सफाई नहीं बल्कि नियंत्रण था। हर चीज अपनी जगह पर, सहजता का कोई निशान नहीं। नियम सरल हैं। ईशानी ने उसे बिना देखे उसके आगे चलते हुए कहा, सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक, सोमवार से शनिवार, रविवार को छुट्टी, आपात स्थितियों को छोड़कर। घर में मेहमान नहीं मिलते। काम के घंटों में फोन का इस्तेमाल नहीं, ब्रेक को छोड़कर। ऊपरी मंजिल के कमरों को तब तक नहीं छूना जब तक मैं आपको निर्देश न दूं। लक्ष्मी अपने सिर में नोट कर रही थी। उसने सिर हिलाया। क्या आपके पास व्हील चेयर में बुजुर्गों के साथ अनुभव है? हाँ, मैंने 4 साल तक अपनी दादी की देखभाल की है। ईशानी रुकी और पहली बार उसे कुछ ध्यान से देखा। मेरे पति की मां यहां हमारे साथ रहती हैं। वह आत्मनिर्भर हैं, लेकिन कुछ चीजों में मदद की जरूरत है। उनका कमरा बाईं ओर है। उन्हें सुबह 8 बजे नाश्ता करना पसंद है। उन्हें मंगलवार और गुरुवार को अखबार पढ़वाना पसंद है। उन्हें बिना चीनी वाली कॉफी पसंद है।
एक पल का विराम। उन्हें यह पसंद नहीं है कि उनके साथ विकलांग जैसा व्यवहार किया जाए। समझ गई। कुछ और जो आप पूछना चाहती हैं? क्या घर के मालिक के कोई विशेष निर्देश हैं? ईशानी ने अपनी भौं थोड़ी सी उठाई। मेरे पति बहुत काम करते हैं। वे आमतौर पर घर पर नहीं होते। जब वे होते हैं तो परेशान नहीं करते। उसने यह इतनी सहजता से कहा कि यह लगभग लापरवाही थी, मानो वह इन्वेंट्री की किसी वस्तु का वर्णन कर रही हो। कुछ और? नहीं मैडम। ठीक है, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। अमृता देवी जाग रही थीं जब लक्ष्मी ने उनके आने के आधे घंटे बाद पहली बार उनका दरवाजा खटखटाया। अंदर आइए। वह एक छोटी महिला थी, लेकिन उसकी पूरी उपस्थिति थी। खिड़की के पास व्हील चेयर में बैठी, घुटनों पर एक खुली किताब और नाक की नोक पर चश्मा। उसने उस शांति से ऊपर देखा जो किसी ऐसे व्यक्ति के पास होती है जिसे उस स्थान को भरने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं होती जहां वह होता है। आप नई होंगी, उन्होंने कहा। जी मैडम, लक्ष्मी शर्मा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अमृता देवी ओबेरॉय। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, पीठ नहीं कि कोई उसे चूमे, पूरा हाथ, दृढ़। आप कहां से हैं? मुंबई से मैडम। और आप दिल्ली में क्या कर रही हैं? काम मैडम। अमृता देवी ने एक पल के लिए चश्मे के ऊपर से उसे देखा। वह तो मुझे पता है, मैं पूछ रही हूं कि आपको यहां क्या लाया। लक्ष्मी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं कि उसे जवाब नहीं पता था, बल्कि इसलिए कि सच्चा जवाब पहले दिन के लिए बहुत लंबा और बहुत जटिल था। मुझे एक बदलाव की जरूरत थी, उसने अंत में कहा। अमृता देवी ने सिर हिलाया, मानो वह अभी के लिए काफी था। क्या आपको शतरंज खेलना आता है? बेसिक। ठीक है, मैं आपको बाकी सिखाती हूं। क्या आप जोर से पढ़ सकती हैं, बिना बोर किए? मुझे लगता है कि हाँ, वह हम बाद में जांचेंगे। उन्होंने किताब बंद की और उसे मेज पर रखा। क्या उन्होंने आपको कॉफी बनाकर दी? नहीं मैडम। तो रसोई में जाओ और मेरे लिए 2 कप बिना चीनी वाली ले आओ, तुम्हारा जैसा चाहो, और यहां बैठो। उन्होंने अपने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। वह गलियारा बहुत लंबा है बेकार की चीजों के साथ आने जाने के लिए। लक्ष्मी रसोई में गई और 2 कप के साथ वापस आई। वह अमृता देवी के सामने बैठ गई और हफ्तों में पहली बार उसके पेट की गांठ थोड़ी ढीली पड़ी। राघव ओबेरॉय उस रात 9 बजे पहुंचे। लक्ष्मी रसोई समेट रही थी जब उसने सामने का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। वह गलियारे में झांकी और उसे गुजरते देखा। गहरा सूट, ढीली टाई, फोन हाथ में, उस तरह की थकान के साथ जो शारीरिक नहीं बल्कि निर्णयों की होती है। उसने उसे नहीं देखा। लक्ष्मी तब तक शांत खड़ी रही जब तक वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर गायब नहीं हो गया। उसने सांस ली। वह 6 महीने से उस पल के लिए तैयारी कर रही थी। खुद से कह रही थी कि जब वह उसे व्यक्तिगत रूप से देखेगी तो सब कुछ अलग होगा, कि समय मिटा देता है, कि लोग बदलते हैं, कि वह भी बदल गई थी। और यह सच था कि वह बदल गई थी, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह बिल्कुल वैसा ही था। वही प्रोफाइल, वही कंधे जो थोड़ा आगे झुके हुए थे जब वह कुछ सोच रहा होता था, वही तरीका जिसमें वह अपने बगल की चीजों को नहीं देखता था क्योंकि वह सामने देखने में बहुत व्यस्त था। 3 साल पहले उसे यह आकर्षक लगा था, अब उसे यह एक चेतावनी लगी। पहला हफ्ता बिना किसी घटना के बीता। लक्ष्मी ने घर की दिनचर्या जल्दी सीख ली। उसने सीखा कि अमृता देवी अकेले नाश्ता करती थीं और अखबार पीछे से आगे तक पढ़ती थीं, संस्कृति से शुरू करती थीं। उसने सीखा कि ईशानी रोज सुबह 10 बजे निकलती थी और लगभग 1 बजे वापस आती थी, कभी बैग के साथ, कभी बिना, हमेशा उसी भेदने वाली चुप्पी के साथ। उसने सीखा कि राघव उसके सुबह की कॉफी परोसने से पहले गायब हो जाता था और उसके आखिरी रोशनी बुझाने के बाद वापस आता था। उसने यह भी सीखा कि ईशानी और अमृता देवी के बीच एक दूरी थी जो केवल शारीरिक नहीं थी। पहली बार उसने यह बुधवार को देखा। अमृता देवी ने अपनी रात की मेज पर एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर रखने को कहा था। एक तस्वीर जिसमें वह अपने पति और एक युवा राघव लगभग 12 साल का समुद्र तट की यात्रा पर था। लक्ष्मी ने उसे सावधानी से रखा। जब ईशानी उस शाम कमरे में कुछ फूल रखने आई थी जो उसने खरीदे थे, तो उसने 1 सेकंड के लिए तस्वीर को देखा और फिर दुनिया की सबसे मधुर आवाज में कहा, वह कैसा समय था जब चीजें ज्यादा सरल थीं। उसने अमृता देवी को देखे बिना, जवाब की उम्मीद किए बिना कहा और चली गई। अमृता देवी ने कदमों के दूर जाने का इंतजार किया और फिर लक्ष्मी को एक ऐसी शांति से देखा जो किसी भी टिप्पणी से ज्यादा अभिव्यंजक थी। क्या तुम समझती हो कि मैं उसे क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकती? उसने बस कहा। लक्ष्मी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन समझ गई। उस पहले हफ्ते के गुरुवार को राघव ओबेरॉय ने उसे पहली बार देखा, या यूं कहें उसने उसे पहली बार तब देखा जब से वह उसके घर में काम करने आई थी। यह सुबह रसोई में हुआ था।
इससे पहले कि कोई और उठा होता। लक्ष्मी अमृता देवी का नाश्ता बना रही थी जब वह दरवाजे पर दिखाई दिया, अभी भी अपनी स्लीपिंग जैकेट पहने हुए, बाल बिना कंघी किए, रोशनी जलाने से पहले ही कॉफी की तलाश में था। सुप्रभात, लक्ष्मी ने बिना मुड़े कहा। वह रुक गया। सुप्रभात, एक पल का विराम। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। मुझे 1 हफ्ता हो गया है, श्रीमान। आह, वह दरवाजे के फ्रेम पर झुक गया। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। एक और चुप्पी। वह बिना मुड़े फल काटती रही। उसने चुपचाप कॉफी डाली। क्या तुम्हें मेरी मां पसंद आई? उसने पीछे से पूछा। बहुत। वह एक महान महिला है। हाँ, उसने यह अपनी आवाज में कुछ ऐसा कहा जो गर्व और अपराधबोध एक साथ था। वह है। वह कॉफी हाथ में लिए कुछ और कहे बिना चला गया। लक्ष्मी तब तक नहीं मुड़ी जब तक उसने उसके कदमों को दूर जाते नहीं सुना। फिर उसने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, बस एक, क्योंकि राघव ओबेरॉय ने उसे पहचाना नहीं था। और ठीक यही वह था जो उसने अनुमान लगाया था, जिसकी उसे रहने के लिए जरूरत थी। लेकिन इसे साबित करके भी दर्द हुआ। उस रात अपने कमरे में लक्ष्मी ने अपने बैकपैक के नीचे से एक 4 गुना मोड़ा हुआ कागज निकाला, जिसे उसने इतनी बार मोड़ा और खोला था कि तहें लगभग उसे फाड़ रही थीं। यह वह नोट था जो उसने उसे 3 साल पहले छोड़ा था। एक छोटा हस्तलिखित नोट, बिना हस्ताक्षर के, बस 4 पंक्तियां। उसने उसे नहीं पढ़ा, वह उसे पहले से ही याद था। उसने उसे फिर से मोड़ा, उसे बैकपैक के नीचे पहले नोट के साथ रखा, जहां उसने उन चीजों को भी रखा था जिन्हें वह फेंक नहीं सकती थी, भले ही वह जानती थी कि उन्हें ढोने की एक कीमत थी। उसने बत्ती बुझाई और उस घर में आने के बाद पहली बार रोई। बहुत ज्यादा नहीं, जोर से नहीं, बस इतना कि 3 साल का वजन बाहर निकलने का रास्ता खोज सके। वह रहस्य जो उसने 3 साल पहले अकेले ढोया था। राघव ओबेरॉय आज के आदमी नहीं थे। वह रूपों में ज्यादा युवा थे, लेकिन आगव के साथ इंदान के बाद, भले ही उनकी उम्र वही थी, वह 4 साल की शादी से निकले थे जो बिना किसी घोटाले और बिना प्यार के टूट गई थी। जैसे वह चीजें टूट जाती हैं जो कभी ठीक से चिपकी नहीं होती। उनकी कंपनी मौजूद थी, लेकिन छोटी थी, और उनके पास अभी भी उस तरह की भूख थी जो महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि खुद को कुछ साबित करने की जरूरत थी। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स एक दोस्त का विचार था, एक मनोवैज्ञानिक, जिसने उनसे कहा था कि उन्हें अपने हाथों से कुछ ऐसा करना चाहिए जो अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना न हो। राघव पहली रात किसी ऐसे व्यक्ति के रवैये के साथ गए जो एक औपचारिकता पूरी कर रहा हो। लक्ष्मी उस पहली रात देर से पहुंची। वह तब अंदर आई जब प्रशिक्षक पहले से ही बात कर रहे थे। वह अकेली बची हुई कुर्सी पर बैठ गई और एक नोटबुक निकाली जिसमें पहले से ही कुछ पन्ने लिखे हुए थे। राघव ने इसे इसलिए देखा क्योंकि वह कमरे में सभी नोटबुक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की हुई नोटबुक थी। उस रात उन्होंने बात नहीं की। दूसरे हफ्ते प्रशिक्षक ने उन्हें जोड़ियों में बांटा ताकि वे जो उन्होंने लिखा था उसे देख सकें। राघव और लक्ष्मी एक साथ थे। उसने उसका टेक्स्ट पढ़ा। यह एक निर्माण स्थल के बारे में एक अनाड़ी अंश था जिसे अंदर से देखा गया था। रूपकों के रूप में प्रच्छन्न तकनीकी डेटा से भरा हुआ था। लक्ष्मी ने उसे पढ़ते हुए सुना और जब वह खत्म हुआ तो उसने उससे कहा, आप निर्माण का वर्णन नहीं कर रहे हैं, आप यह वर्णन कर रहे हैं कि आप उसके अंदर कैसा महसूस करते हैं। राघव ने उसे देखा। कैसे? आपने जो कुछ भी लिखा है वह नियंत्रण के बारे में है, मापने के बारे में है, हर चीज को अपनी जगह पर रखने के बारे में है ताकि इमारत गिर न जाए। उसने उसकी नोटबुक बंद की और उसे वापस कर दी। वह निर्माण के बारे में एक टेक्स्ट नहीं है, वह डर के बारे में एक टेक्स्ट है। किसी ने उसे इतने समय में ऐसा कुछ नहीं कहा था, शायद कभी नहीं। अगले 8 हफ्तों तक वे हर मंगलवार को मिले। शुरुआत में वे केवल टेक्स्ट्स के बारे में बात करते थे। बाद में वे कक्षा के बाद नीचे कैफेटेरिया में कुछ देर रुकने लगे, कॉफी के साथ जो रात को खत्म करती थी। और उन बातचीत में ही राघव ने सीखा कि लक्ष्मी शर्मा कौन थी। वह बिना पैसे वाले परिवार से थी, लेकिन किताबों से भरी थी। उसकी मां सिलाई करती थी और उसके पिता ड्राइवर थे। उसने पब्लिक यूनिवर्सिटी में साहित्य पढ़ा था, लेकिन जब उसकी मां बीमार पड़ी तो उसे 2 साल बाद छोड़ना पड़ा। उसे जो भी काम मिला उसने किया, कैशियर, रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट। उसने राइटिंग कोर्स की फीस 3 किस्तों में चुकाई थी। जो उसने कभी नहीं बताया, जो राघव को बहुत बाद तक नहीं पता चला, वह यह था कि वह इन सब के नीचे क्या ढो रही थी। लक्ष्मी का एक बेटा था, 7 महीने का बच्चा, जिसका नाम समर था और जो लक्ष्मी की बहन नेहा के साथ मुंबई में रहता था, जबकि वह पैसे भेजने के लिए दिल्ली में काम करती थी। एक बेटा जिसके बारे में उस घर में किसी को नहीं पता था कि वह मौजूद था, जिसके बारे में दिल्ली में किसी को नहीं पता था कि वह मौजूद था, क्योंकि लक्ष्मी ने सीखा था कि जब कोई अकेली और गरीब महिला होती है और उसका एक बच्चा होता है
तो दरवाजे बंद हो जाते हैं जिन्हें वह खटखटा सकती है। समर वह रहस्य था जिसे वह अकेले ढो रही थी। पिता लक्ष्मी को गर्भवती होने का पता चलने से पहले ही गायब हो गया था, बिना नाटक के, बिना हिंसा के। बस एक दिन उसने फोन उठाना बंद कर दिया और उसने समझा कि वह उस तरह का व्यक्ति था जो चीजें जटिल होने पर गायब हो जाता है। लक्ष्मी ने तय किया था कि यह उसे परिभाषित नहीं करेगा, कि समर यह जानकर बड़ा नहीं होगा कि उसके पिता ने न रहने का विकल्प चुना था, कि वह यह जानकर बड़ा होगा कि उसकी मां ने हमेशा रहने का विकल्प चुना था, भले ही इसकी उसे सब कुछ कीमत चुकानी पड़ी हो। राघव के साथ जो हुआ वह योजनाबद्ध नहीं था। यह कोर्स के 10वें हफ्ते में हुआ, नवंबर के मंगलवार को, जब दिल्ली में ऐसी बारिश हुई जैसी केवल दिल्ली में होती है। मानो आसमान ने तय कर लिया हो कि अब आधे अधूरेपन से बहुत हो गया। वे सामान्य से ज्यादा देर तक कैफेटेरिया में रुके रहे थे, किसी ठोस बात के बारे में नहीं, उस तरह से बात करते हुए जैसे लोग बात करते हैं जब वे एक दूसरे के बारे में पर्याप्त जान चुके होते हैं और उन्हें बातचीत के विषयों की जरूरत नहीं होती। राघव ने उसे बताया कि उसकी कंपनी एक बड़ी छलांग लगाने वाली थी, नगर पालिका के साथ एक अनुबंध जो सब कुछ बदल सकता था। उसने उसे सुना और उससे पूछा कि क्या वह वही था जो वह चाहता था, या वही था जो उसे साबित करने की जरूरत थी। राघव एक पल के लिए चुप रहा। दोनों चीजें। उसने अंत में ईमानदारी से कहा, यह ठीक है। लक्ष्मी ने कहा, जब तक तुम्हें पता हो कि कौन सा क्या है। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर जगह बंद हो रही थी और वेटर ने उन्हें एक विवेकपूर्ण सूचना दी। वे लक्ष्मी के उसी छाते के नीचे एक साथ बाहर निकले, क्योंकि राघव के पास नहीं था। धीरे धीरे चलते हुए, भले ही उन दोनों के पास जाने के लिए जगह थी, जिस कोने पर उन्हें अलग होना था वे रुक गए, और राघव था जो उसे उस तरह से देखता रहा जिसे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है, लक्ष्मी ने कहा। नहीं, उसने सहमति व्यक्त की, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं हिला। इसके बाद जो हुआ वह संक्षिप्त और वास्तविक था। यह कोई कहानी नहीं थी, यह किसी ऐसी चीज की शुरुआत नहीं थी जिसे ऐसा कहा जा सके। यह एक रात थी, वह पड़ी काशी कर रहे हैं। एक रात थी, दो लोग, और यह जानने की ईमानदारी कि वहां जो था वह वास्तविक था, भले ही उसका कोई नाम या स्पष्ट भविष्य न हो। अगले हफ्ते राघव कोर्स पर नहीं गया, उसके अगले हफ्ते भी नहीं। लक्ष्मी ने उसे 2 मंगलवार और इंतजार किया, फिर उसने इंतजार करना छोड़ दिया। जो उसे बाद में पता चला वह प्रशिक्षक से आकस्मिक रूप से पता चला। 1 महीने बाद राघव ने नगर पालिका अनुबंध हासिल कर लिया था। उसकी कंपनी ने छलांग लगा दी थी। वह रोज 15 घंटे काम कर रहा था। वह उत्तर दिल्ली में रहने चला गया था। प्रशिक्षक ने प्रशंसा के साथ कहा। लक्ष्मी ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं पूछा। जो उसे नहीं पता चला, जो उसे कभी नहीं बताया गया था, कि राघव ने उससे संपर्क करने की कोशिश की थी, कि उसने उसे खोजा था, कि उसने अकादमी के पते पर एक नोट छोड़ा था क्योंकि उसके पास उसका नंबर नहीं था, कि फिर उसने एक पत्र लिखा था जिसे उसने रखा था क्योंकि उसे कहीं भेजने के लिए जगह नहीं थी। यह लक्ष्मी को 3 साल बाद पता चला, जिस रात उसने राघव के अध्ययन कक्ष में मिले लिफाफे को खोला था, और वहीं सबसे मुश्किल रहस्य छिपा था। समर का नहीं, बल्कि यह जानने का कि राघव ने उसे खोजा था और उसे कभी पता नहीं चला कि चीजें उसके फैसले से खत्म नहीं हुई थीं, बल्कि एक गलती से, छोटी छोटी चीजों की एक श्रृंखला से, जिन्हें हर किसी ने बिना जाने गलत समझा था। 3 साल खो गए। समर अब 2 साल 10 महीने का था। लक्ष्मी हर रात अपने कमरे से चुपचाप उसे फोन करती थी जब घर सो रहा होता था। उसकी बहन नेहा फोन बच्चे के कान के पास रखती थी और वह कहता था, माँ, अपनी उस आवाज में जिसमें अभी तक वाक्य नहीं बनते थे, लेकिन जिसमें पहले से ही हर चीज के बारे में दृढ़ राय थी। माँ, जल्दी आओ, मेरे प्यार, जल्दी। वह हमेशा यही कहती थी, और यह हमेशा एक वादा था जो उन चीजों पर निर्भर करता था जिन पर लक्ष्मी का पूरा नियंत्रण नहीं था। वह दिल्ली काम के लिए आई थी। हाँ, यह सच था। उसे नेहा के किराए के लिए, डायपर के लिए, डॉक्टर के लिए, उन चीजों के लिए पैसे की जरूरत थी जो महंगी थीं और महंगी ही रहती थीं। लेकिन वह इसीलिए भी आई थी क्योंकि उसका एक हिस्सा, वह हिस्सा जो तर्क का पालन नहीं करता था, जानना चाहता था कि वास्तव में क्या हुआ था। वह यह देखना चाहती थी कि बारिश की उस रात उसे जो महसूस हुआ था वह वास्तविक था, या याददाश्त ने उसे इतना आदर्श बना दिया था कि वह झूठ बन गया था। और अब जब वह जानती थी, अब जब उसने पत्र पढ़ा था, तो वह पहले से ज्यादा खोई हुई थी, क्योंकि पत्र इसकी पुष्टि करता था, क्योंकि राघव अपनी मर्जी से गायब नहीं हुआ था, और क्योंकि राघव ओबेरॉय अब दूसरी महिला से शादीशुदा था, और वह महिला पहले से ही कुछ जानती थी
और लक्ष्मी इसे हर अतिरिक्त काम में महसूस कर सकती थी, हर हिसाब वाली नजर में, हर निर्देश में जो पिछले वाले से थोड़ा ज्यादा भारी होता था। ईशानी जानती थी, सब कुछ नहीं लेकिन पर्याप्त, और इसका मतलब था कि लक्ष्मी के पास उस सच्चाई के साथ क्या करना है यह तय करने का समय कम होता जा रहा था। समर हर रात उसका नाम बच्चों की पूर्ण निश्चितता के साथ कहता था, जो अभी तक नहीं जानते कि दुनिया उन्हें निराश कर सकती है, और लक्ष्मी फोन के दूसरी ओर उसी निश्चितता के साथ जवाब देती थी, भले ही उसे बनाए रखना मुश्किल लगता था। मैं यहां हूं मेरे प्यार, मैं यहां हूं। शादी में दरारें। ईशान मेहता 12 साल से राघव ओबेरॉय के विश्वसनीय वकील थे। उन्होंने राघव को तब जाना था जब वह बड़े सपनों और उचित कर्ज वाले एक मध्यम स्तर के बिल्डर थे, और उन्होंने अंदर से विकास को उस विशेष और कभी-कभी असहज दृष्टिकोण से देखा था जो बहुत कुछ जानता है। वह गुरुवार को शाम 7 बजे अपार्टमेंट पहुंचे, हाथ में एक फाइल और उस तरह की अभिव्यक्ति के साथ जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसके पास कुछ कहने के लिए होता है और वह यह नाप रहा होता है कि कैसे कहना है। राघव ने उसे अध्ययन कक्ष में प्राप्त किया। लक्ष्मी ने उन्हें कॉफी दी और बिना किसी के कहे हट गई। उसमें जगहों को पढ़ने की यह क्षमता थी। ईशान ने दरवाजा बंद होने का इंतजार किया। वह महिला कौन है? उसने पूछा। घरेलू सहायिका, 2 महीने हो गए हैं। किस एजेंसी से? राघव ने उसे अजीब तरह से देखा। क्यों? क्योंकि ईशानी ने पिछले हफ्ते मुझे फोन करके पूछा था कि क्या सामान्य चैनलों से बाहर किसी घरेलू सहायिका का काम का इतिहास पता करना संभव है। ईशान ने फाइल डेस्क पर रखी और जब मैंने उससे पूछा कि किसका, तो उसने यह नाम दिया, लक्ष्मी शर्मा। इसके बाद जो चुप्पी थी वह संक्षिप्त लेकिन घनी थी। तुमने क्या जवाब दिया? कि यह मेरा क्षेत्र नहीं था और यह एक अच्छा विचार नहीं था। ईशान कुर्सी पर झुक गया। राघव, इस घर में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं जिसे मैं संभाल न सकूं। 2 साल पहले तुमने भी मुझसे यही कहा था जब तुमने पूरी संपत्ति खंड पढ़े बिना शादी का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। राघव ने अपनी जबड़ा कस लिया। ईशान, मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह मेरा काम है तुम्हें बताना। ईशानी हफ्तों से ऐसे काम कर रही है जिसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं। उसने उन खातों के बारे में जानकारी मांगी है जो सामान्य नहीं है। उसने मुझसे हटकर एक नोटरी से सलाह ली है और अब तुम्हारी घरेलू सहायिका की जांच करवाना चाहती है। यह कोई ऐसी महिला नहीं है जो अपनी शादी में शांत है। यह कोई ऐसी महिला है जो कुछ बना रही है। राघव उठ गया, खिड़की की ओर चला। उस रात पहाड़ियां निचले बादलों से ढकी हुई थीं। किस तरह के खाते? 3 साल पहले हमने जो ट्रस्ट बनाए थे, जिन पर विलय से पहले कंपनी की संपत्ति थी, वे खाते मेरे नाम पर हैं। हाँ, लेकिन शादी के अनुबंध में शादी के दौरान अर्जित लाभ में हिस्सेदारी का एक खंड है जिस पर तुमने मेरे द्वारा पहले समीक्षा किए बिना हस्ताक्षर किए थे। ईशान ने फाइल खोली। अगर कोई अच्छा वकील इसे एक निश्चित तरीके से व्याख्या करने का फैसला करता है तो पिछले 18 महीनों में उत्पन्न मूल्य पर हिस्सेदारी का दावा करने के लिए एक तर्क है। राघव मुड़ गया। तुम मुझसे कह रहे हो कि ईशानी बाहर निकलने की तैयारी कर रही है? मैं तुमसे कह रहा हूं कि कोई ऐसे सवाल पूछ रहा है जिनका अर्थ तभी होता है जब तुम बाहर निकलने की योजना बना रहे हो। एक पल का विराम। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि वह है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपनी आंखें खोलो। राघव उस रात ठीक से सो नहीं पाया। इसलिए नहीं कि ईशान की जानकारी ने उसे तबाह कर दिया था, बल्कि इसलिए कि वह फिट बैठती थी। वह छोटी छोटी चीजों के साथ फिट बैठती थी जिन्हें वह महीनों से नजरअंदाजत कर रहा था, क्योंकि उन्हें नजरअंदाजत करना सीधे देखने से ज्यादा आरामदायक था। जिस तरह से ईशानी घर के बारे में ऐसे बात करती थी जैसे वह एक प्रोजेक्ट हो, जिस तरह से वह कुछ विषयों को बहुत सधे हुए अंदाज में टालती थी। यह तथ्य कि शादी के 18 महीनों में उसने कभी बच्चों की इच्छा का जिक्र नहीं किया था, न ही दीर्घकालिक योजनाओं का, न ही किसी ऐसी चीज का जिसमें एक ठोस साझा भविष्य शामिल हो। राघव ने इसे स्वतंत्रता के रूप में व्याख्या किया था, एक आधुनिक महिला के रूप में जिसे सब कुछ परिभाषित करने की जरूरत नहीं थी। अब वह सोच रहा था कि क्या यह भोलापन था। रात 2 बजे वह पानी लेने के लिए उठा। रसोई में अंधेरा था। गलियारे की रोशनी मुश्किल से इतनी थी कि वह देख सके कि कहां पैर रख रहा है। लक्ष्मी रसोई की मेज पर बैठी थी। कुछ नहीं कर रही थी, बस बैठी थी। अपने हाथों को एक कप के चारों ओर लपेटे हुए थी, जो शायद पहले ही ठंडा हो चुका था। इमारत के अंदरूनी आंगन को खिड़की से देख रही थी। राघव दरवाजे पर रुक गया। सो नहीं पा रही हो? उसने धीमी आवाज में पूछा, ताकि किसी को जगाए नहीं। लक्ष्मी ने उसे अंधेरे में देखा, काम की वर्दी के बिना, बाल खुले हुए और एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ
जिसे उसे बचाव की स्थिति में लाने का समय नहीं मिला था। वह उसके आने के बाद से किसी भी समय से ज्यादा युवा और वास्तविक लग रही थी। कभी कभी नहीं, उसने कहा। राघव ने पानी डाला। वह हिचकिचाया। वह मेज के दूसरी ओर बैठ गया। वे एक पल के लिए चुप रहे। दोनों एक ही खिड़की को देख रहे थे, जिसके दूसरी ओर कुछ भी दिलचस्प नहीं था। तुम्हारा परिवार मुंबई में है? उसने पूछा, और उसे ठीक से नहीं पता था कि उसने क्यों पूछा। एक बहन, वह हमेशा उसे याद करती है। एक और चुप्पी, पिछली वाली से ज्यादा आरामदायक। तुम कितने समय से यह काम कर रही हो? राघव ने पूछा। 22 साल की उम्र से। रुक रुक कर, तुम इससे पहले क्या पढ़ रही थी? लक्ष्मी ने उसे देखा। यह एक मासूम सवाल था। आधी रात की बातचीत की उस सहजता के साथ कहा गया था जब लोग ऐसी बातें पूछते हैं जो दिन में नहीं पूछेंगे। लेकिन उसके लिए यह मासूम नहीं था। यह एक ऐसे क्षेत्र का किनारा था जिस पर वह पैर नहीं रख सकती थी। कुछ चीजें, उसने बस कहा। राघव ने सिर हिलाया। उसने जोर नहीं दिया। मेरी माँ कहती हैं कि तुम सालों में इस घर में आने वाली सबसे अच्छी इंसान हो। लक्ष्मी होगा। यह गान तो इस घर में आने वाली सबसे अच्छी इंसान हो। आज का राज की परय है। ने तुरंत जवाब नहीं दिया। आपकी माँ बहुत उदार है। मेरी माँ उदार नहीं है, वह सटीक है। राघव ने गिलास मेज पर रखा। जब वह ऐसा कुछ कहती हैं तो वह सच में ऐसा सोचती हैं। इसके बाद जो चुप्पी थी, उसका वजन अलग था। दोनों ने इसे महसूस किया। दोनों ने इसे नाम न देने का विकल्प चुना। राघव उठ गया। शुभरात्रि लक्ष्मी। शुभरात्रि श्रीमान ओबेरॉय। वह पहले ही जा रहा था जब उसने फिर से बात की, लगभग अनजाने में। अध्ययन कक्ष का लिफाफा। राघव उसके सामने पीठ करके रुक गया। मैंने उसे सफाई करते समय पाया था। वह डेस्क की बाईं दराज में है। मैंने उसे वहीं रखा था। एक बहुत छोटा विराम। मैंने उसे नहीं खोला। यह झूठ था, दोनों जानते थे। राघव नहीं मुड़ा। धन्यवाद, उसने कहा और चलता रहा। ईशानी ने उन्हें गलियारे से देखा। वह पानी लेने नहीं निकली थी। उसने कदमों की आवाज सुनी थी और देखने निकली थी। और अब वह गलियारे की छाया में खड़ी थी, इतनी दूर कि वह देखी न जा सके, इतनी करीब कि वह लगभग सब कुछ सुन सके। उसने सटीक शब्द नहीं सुने, लेकिन उसने स्वर सुने। चुप्पी की अवधि। जिस तरह से राघव की आवाज उस महिला से बात करते समय बदल जाती थी, वह उस आवाज को जानती थी। यह वह आवाज थी जिसे राघव अब उसके साथ इस्तेमाल नहीं करता था। ईशानी बिना शोर किए कमरे में लौट आई, बिस्तर में घुस गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और उस ठंडेपन के साथ हिसाब लगाना शुरू कर दिया, जैसे किसी ने पहले ही तय कर लिया हो कि देखने का समय खत्म हो गया था। अगले दिन ईशानी ने लक्ष्मी को अतिथि कक्ष की अलमारी व्यवस्थित करने का काम सौंपा। एक ऐसा काम जिसकी जरूरत नहीं थी, एक ऐसा कमरा जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता था। लक्ष्मी बिना पूछे गई। जब वह अंदर थी, ईशानी ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। लक्ष्मी ने क्लिक की आवाज सुनी। एक पल के लिए शांत रही, फिर उसने नॉब को घुमाने की कोशिश की। बंद था। उसने शांति से 2 बार खटखटाया। मैडम ईशानी। चुप्पी। मैडम ईशानी। दरवाजा बंद है। कुछ नहीं। लक्ष्मी खाली कमरे के बिस्तर के किनारे बैठ गई और इंतजार किया। वह जानती थी कि यह एक प्रदर्शन था। उसे यह बताने का एक तरीका था। मैं तुम्हारे साथ यह कर सकती हूँ। मैं तुम्हें कहीं भी बंद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें याद दिला सकती हूँ कि यहाँ कौन मालिक है। 40 मिनट बाद अमृता देवी ने अपने कमरे से ईशानी को फोन किया, लक्ष्मी के बारे में पूछा, और ईशानी पूरी शांति के साथ अतिथि कक्ष का दरवाजा खोलने गई। कितना अजीब, उसने ताले को देखते हुए कहा। ये पुराने दरवाजे कभी कभी अपने आप बंद हो जाते हैं। लक्ष्मी बिना कुछ कहे बाहर निकली, लेकिन उस रात नेहा को समर से बात करने के लिए फोन करने से पहले उसने अपने फोन में रोजगार एजेंसी का नंबर खोजा। इस्तीफा देने के लिए नहीं, बल्कि नंबर को पास रखने के लिए, यदि जरूरत पड़े तो। ईशान मेहता अगले शुक्रवार को अपार्टमेंट वापस आए, लेकिन इस बार वह अध्ययन कक्ष में नहीं गए। वह लिविंग रूम में गए, जहां उन्होंने अमृता देवी को अकेले चाय पीते हुए पाया और राघव का इंतजार करते हुए एक पल के लिए उनके साथ बैठ गए। आप कैसी हैं अमृता देवी? बूढ़ी और समझदार, उन्होंने जवाब दिया, जो सबसे खराब संयोजन है, क्योंकि आप सब कुछ देखती हैं और कुछ नहीं कर सकती। ईशान मुस्कुराया। आप क्या देखती हैं जो दूसरे नहीं देखते? अमृता देवी ने अपने चश्मे के ऊपर से उन्हें उस धैर्य के साथ देखा जो उन लोगों के लिए था, जो ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके जवाब वे पहले से ही जानते हैं। मैं देखती हूं कि मेरे बेटे ने एक ऐसी महिला से शादी की है जो इस घर की कीमत गिन रही है। एक पल का विराम। और मैं देखती हूं कि इस घर में एक और महिला है जो मेरे बेटे से प्यार न करने की कोशिश कर रही है
और वह इसमें बहुत बुरी तरह असफल हो रही है। ईशान ने कप मेज पर रखा। क्या आपने राघव से इस बारे में कुछ कहा है? मैंने उससे कहा कि चीजें वैसी ही नहीं रहती, वे बेहतर होती हैं या बदतर होती हैं। उन्होंने आह भरी। ऐसा लगता है कि उन्होंने बेहतर होने से पहले बदतर होना चुना है। और आप क्या सलाह देती हैं? अमृता देवी। उन्होंने एक पल सोचा कि कोई लक्ष्मी शर्मा से पूछे कि वह इस घर में क्या ढूंढने आई थी। उन्होंने उसे सीधे देखा, क्योंकि वह केवल फर्श साफ करने नहीं आई थी। यह मैं पहले दिन से जानती हूं, और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि कोई और भी यह जाने। जब कोई नहीं देख रहा था तो वह क्या कर रही थी? ईशानी खन्ना ने बहुत कम उम्र से ही सीख लिया था कि पैसा एक लक्ष्य नहीं था, वह एक उपकरण था, और किसी भी उपकरण की तरह इसका मूल्य सही समय पर इसका उपयोग करने की क्षमता पर पूरी तरह निर्भर करता था। वह लखनऊ में पली बढ़ी, एक ऐसे परिवार में जिसके पास पैसा था और जिसने इसे उन लोगों की विवेकपूर्ण लालित्य के साथ खो दिया था जो यह दिखावा करना पसंद करते थे कि उनके पास यह कभी नहीं था। उसके पिता दिखावा करने वाले व्यक्ति थे। उसकी माँ एक ऐसी महिला जिसने अपनी सारी बुद्धिमत्ता को अच्छी शादी करने में लगाया और फिर अपनी बेटी को भी ऐसा करना सिखाया। ईशानी ने सबक सीखा था, लेकिन उसने इसे और बेहतर बनाया था। वह अच्छी शादी नहीं करना चाहती थी, वह रणनीतिक रूप से शादी करना चाहती थी। जो उसकी माँ के लिए एक अंत था, वह उसके लिए एक साधन था। राघव ओबेरॉय 3 साल पहले उसके रडार पर आए थे। जब उनकी कंपनी सच में बढ़ने लगी थी तो वह उनसे एक निवेश कार्यक्रम में मिली थी। वह उस ठोस और विवेकपूर्ण तरीके से आकर्षक थे जिस तरह से उन पुरुषों में होती है जिन्होंने जो कुछ भी उनके पास है वह बनाया है। उन्होंने दिखावा नहीं किया, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। ईशानी को रिश्ते को विकसित करने में 6 महीने लगे और 4 महीने इसे मजबूत करने में। और जब राघव ने शादी का प्रस्ताव रखा तब तक वह पहले से ही उसकी हर संपत्ति का अनुमानित मूल्य जान चुकी थी। योजना अपनी संरचना में सरल और अपने निष्पादन में जटिल थी। एक ऐसी शादी बनाना जो कानूनी संपत्तियों पर एक स्थिति को मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय तक वास्तविक लगे। शादी के अनुबंध में संपत्ति खंड राघव की कोई लापरवाही नहीं थी, यह ईशानी का एक सुझाव था। उसके एक विश्वसनीय वकील के माध्यम से एक मानक औपचारिकता के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ईशान मेहता ने इसे कभी अच्छी तरह से नहीं देखा था। यह ईशानी को पहले पल से पता था और उसने इसे उन निर्णयों से दूर रखकर संभाला था जो मायने रखते थे। उसने जो गणना नहीं की थी वह यह थी कि ईशान जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा समझदार था। अगले सोमवार को बंद कमरे की घटना के बाद ईशानी अपने संपर्क से मिली, अपार्टमेंट में नहीं बल्कि शहर के उत्तर में एक कैफे में, पीछे की मेज पर 2 कप चाय के साथ, जिन्हें उन दोनों में से किसी ने नहीं छुआ। उस आदमी का नाम गिरीश रॉय था, वकील, संपत्ति कानून में विशेषज्ञ और कानूनी चीजों के किनारों को खोजने में माहिर, बिना उन्हें पूरी तरह से पार किए। कैसे चल रहा है? ईशानी ने पूछा। खंड मजबूत है, अगर हम इसे उस अनुच्छेद के तहत व्याख्या करते हैं जिस पर हमने चर्चा की थी, लेकिन हमें शादी के दौरान संपत्ति के समीकरण में योगदान का दस्तावेज करना होगा। ईमेल, निर्णयों में उपस्थिति, कुछ भी जो सक्रिय भागीदारी दिखाता हो। मेरे पास है। कितना? पर्याप्त। मैंने पहले 6 महीनों में 3 बोर्ड बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था। मेरे नाम के साथ कार्यवृत्त हैं और 2 ईमेल हैं जहां राघव मुझसे विस्तार के बारे में निर्णयों पर सलाह लेता है। गिरीश ने ऑलवीश ने पाथा है। ईमेल हैं किसी पाथा वंसा। धीरे धीरे सिर हिलाया। यह मदद करता है। आप कब आगे बढ़ना चाहती हैं? ईशानी ने अपने हाथ मेज पर रखे। एक जटिलता है। किस तरह की? एक घरेलू सहायिका जो उसे जितना जानना चाहिए उससे ज्यादा जानती है। गिरीश ने इंतजार किया। उसका मेरे पति के साथ अतीत से संबंध है। मुझे ठीक से नहीं पता कि वह कितना गहरा था, लेकिन वह किसी कारण से उस घर में है और वह कारण फर्श साफ करना नहीं है। यह एक कानूनी जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन अगर राघव उसे मेरे आगे बढ़ने से पहले सुनता है। ईशानी ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि अधूरे वाक्य पूरे वाक्यों से ज्यादा वाक्पटु होते थे। आपको क्या चाहिए? कि वह गायब हो जाए। ईशानी ने पहली बार चाय का कप उठाया, बिना नाटक के, बिना किसी के मुंह तक वापस पहुंचने की कोई रेखा खींचने के। गिरीश ने उसे देखा। आपके पास उसके खिलाफ क्या है? मैं वही तलाश रही हूं। ईशानी को जो नहीं पता था वह यह था कि लक्ष्मी को पहले ही पता चल चुका था। यह 3 दिन पहले हुआ था, एक शुक्रवार की दोपहर। लक्ष्मी छत साफ कर रही थी जब उसने सुना कि ईशानी बगल के लिविंग रूम में फोन पर बात कर रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था और आवाज इतनी ऊंची थी कि शब्द ढीले ढाले लेकिन पहचानने योग्य आ रहे थे। उसने सब कुछ नहीं सुना।
उसने पर्याप्त सुना। ट्रस्ट, संपत्ति खंड, इससे पहले कि राघव अपनी स्थिति बदले। लक्ष्मी ने झाड़ू लगाना बंद कर दिया। उसने 2 मिनट और सुना, फिर वह ऐसे झाड़ू लगाती रही जैसे उसने कुछ नहीं सुना हो। उस रात उसने नेहा को फोन नहीं किया। वह अपने कमरे में फोन हाथ में लिए छत को देखती रही। वही कर रही थी जो उसे स्पष्ट रूप से सोचने की जरूरत होने पर करती थी। जानकारी को ऐसे व्यवस्थित करती थी जैसे वह एक पाठ हो जिसे संरचित करना हो। जो उसने सुना था वह एक युगल की बातचीत नहीं थी, वह एक रणनीति की बातचीत थी। ईशानी कुछ ऐसा योजना बना रही थी जिसका संबंध राघव के पैसे से, उसकी कंपनी की संपत्ति से था, और वह इसे किसी चीज के बदलने से पहले योजना बना रही थी। दुविधा उतनी ही पुरानी थी जितनी दुनिया, और उतनी ही असंभव जितनी हमेशा। लक्ष्मी इसके साथ क्या करती थी? अगर उसने कुछ नहीं कहा तो राघव ने जो सालों में बनाया था वह खो देगा, और उसे बिना जाने खो देगा, बिना बचाव के। अगर उसने कुछ कहा तो उसे समझाना होगा कि उसे कैसे पता चला, और यह समझाना कि उसे कैसे पता चला, इसका मतलब यह समझाना था कि वह ईशानी की फोन पर कई बातों पर क्यों ध्यान दे रही थी। और ईशानी के पास तस्वीर थी, कोर्स की कहानी थी। वह एक ऐसी कहानी बना सकती थी जिसे राघव शायद मानना चाहेगा, क्योंकि यह सच्चाई से ज्यादा आसान था। और अगर उसने समझाया तो उसे बाकी सब कुछ भी समझाना होगा। समर, पत्र, वह वास्तव में उस घर में क्यों आई थी, सब एक साथ। उसी समय बिना तैयारी के लक्ष्मी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। समर को मां कहते हुए सोचा, अपनी उस पूरी निश्चितता वाली आवाज में जो बच्चों में होती है। उसने राघव के पत्र के बारे में सोचा जिसमें लिखा था, कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानने की जरूरत थी। उसने अमृता देवी को जमीन पर पड़े चश्मे और कांपते हाथों के साथ सोचा, और उसने तय किया कि वह इंतजार करेगी, कायरता के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे बात करने से पहले और जानना था। क्योंकि अगर वह उस दरवाजे को खोलने जा रही थी तो उसे सब कुछ अंदर रखकर खोलना होगा, अधूरा नहीं। अवसर अपने आप आया, जैसा कि चीजें आती हैं जब कोई उन्हें अब उत्सुकता से खोजना बंद कर देता है। अगले बुधवार को ईशानी सुबह 10 बजे हमेशा की तरह निकली। राघव एक निर्माण स्थल पर था। अमृता देवी दोपहर की नींद ले रही थी। लक्ष्मी अध्ययन कक्ष व्यवस्थित कर रही थी। जब उसने देखा कि ईशानी का लैपटॉप लिविंग रूम के सोफे पर खुला हुआ पड़ा था, लॉक नहीं था, स्क्रीन चालू थी, वह लिविंग रूम के प्रवेश द्वार पर रुक गई। वह अंदर नहीं गई। वह दरवाजे पर खड़ी होकर दूर से स्क्रीन को देखती रही। वह वहां से क्या लिखा था वह पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन वह देख सकती थी कि एक ईमेल विंडो खुली थी, और आखिरी संदेश के शीर्षक में नाम ऐसा नहीं था जिसे वह पहचानती हो। गिरीश रॉय। विषय, अतिरिक्त दस्तावेज, दूसरा चरण। लक्ष्मी ने गलियारे को देखा। उसने स्क्रीन को देखा, फिर से गलियारे को देखा। वह अंदर नहीं गई। वह अध्ययन कक्ष में लौट आई और सफाई करती रही, लेकिन उसने नाम याद कर लिया। और उस रात अपने कमरे से उसने इंटरनेट पर गिरीश रॉय को खोजा। वकील, लखनऊ, संपत्ति मुकदमों और संपत्ति के विभाजन में विशेषज्ञ, सब कुछ वहां था। उसे ईमेल देखने की जरूरत नहीं थी। नाम और विशेषज्ञता के साथ पूरा नक्शा समझने के लिए पर्याप्त था। ईशान मेहता उसी बुधवार दोपहर को अपार्टमेंट पहुंचे जब ईशानी अभी तक वापस नहीं आई थी। उन्होंने राघव के बारे में पूछा। लक्ष्मी ने उनसे कहा कि वह नहीं था। ईशान ने सिर हिलाया। फिर जाने की बजाय वह प्रवेश द्वार पर एक पल के लिए रुक गए। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? उसने कहा। लक्ष्मी ने उसे देखा। यह पहली बार था जब उसने उससे सीधे बात की थी। जरूर। क्या आप यहां ठीक हैं? यह एक अजीब सवाल था जहां से वह आ रहा था। लक्ष्मी ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए उसे रोक रखा। हाँ, सुरक्षित। आप मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं, डॉक्टर मेहता? ईशान ने उसे एक पल के लिए उस वकील की नजर से देखा जो जानता है कि जवाब उन बातों से कम मायने रखते हैं जो नहीं कही जाती। क्योंकि अमृता देवी ने मुझसे पूछा था कि मैं आपसे पूछूं। एक पल का विराम। और क्योंकि मैं राघव ओबेरॉय को 12 साल से जानता हूं, और इस घर में कुछ ठीक नहीं है, और मैं अकेला ऐसा नहीं हूं जो इसे देखता है। लक्ष्मी चुप रही। अगर आपको कभी किसी से बात करने की जरूरत हो, ईशान ने अपनी विजिटिंग कार्ड रिसेप्शन मेज पर रखते हुए कहा, मुझे फोन करें। राघव के वकील के रूप में नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो चाहता है कि चीजें ठीक हों। वह चला गया। लक्ष्मी ने कार्ड उठाया, उसे देखा, उसे अपने एप्रन की जेब में फोन के साथ रखा। उस रात उसने नेहा को फोन किया। नथी, मुझे समर की थोड़ी और देखभाल करने की जरूरत है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन नेहा उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। क्या हो रहा है लू? अभी कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही सब कुछ एक साथ होगा। क्या तुम ठीक हो?
लक्ष्मी ने मेज पर ईशान का कार्ड देखा। मैं ठीक हूं। एक पल का विराम। क्या तुम मुझे समर से बात करवा सकती हो? उसने दूसरी तरफ बच्चे की आवाज सुनी। मुंबई के एक छोटे अपार्टमेंट के पृष्ठभूमि के शोर, उन सभी चीजों की आवाज जो उसका इंतजार कर रही थी। मां, नमस्ते मेरे प्यार। मां, आओ, मैं आ रही हूं, लक्ष्मी ने कहा, लगभग। और इस बार जब उसने यह कहा तो यह वादे से कम और फैसले से ज्यादा लगा। जिस रात सब कुछ टूट गया वह गुरुवार थी। कोई पूर्व संकेत नहीं थे कि वह दिन पिछले दिनों से अलग होगा। अपार्टमेंट हमेशा की तरह उसी चुप्पी के साथ जगा। सुबह 8 बजे कॉफी, अमृता देवी का अखबार, ईशानी के कदमों की आवाज उस ताल के साथ आती जाती थी जिसे लक्ष्मी अब याद कर चुकी थी। राघव सुबह जल्दी निकल गया था। शहर के दक्षिण में नए निर्माण स्थल पर एक बैठक थी। ईशान ने पिछली रात उसे फोन करके पुष्टि की थी कि वे दोपहर में मिलेंगे। लक्ष्मी ने बिस्तर लगाए, बाथरूम साफ किए, अमृता देवी का दोपहर का भोजन तैयार किया। सब कुछ उसी गणना की गई सामान्यता के साथ, जैसे कोई जानता है कि कुछ आ रहा है लेकिन ठीक से नहीं जानता कि कब आएगा। जो आया वह सुबह 11 बजे था। अमृता देवी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थीं, घुटनों पर किताब और चश्मे अपनी जगह पर। लक्ष्मी उन्हें 1 कप गर्म पानी देने के लिए अंदर आई थी जब ईशानी दरवाजे पर दिखाई दी। उसने दस्तक नहीं दी, वह कभी नहीं देती थी। वह उस आसानी से अंदर आई जैसे कोई मानता है कि इस घर के सभी स्थान उसके ही हैं, और वह कमरे के बीच में खड़ी हो गई। अमृता देवी को एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी जिसे लक्ष्मी ने पहले कभी नहीं देखा था। सामान्य से ज्यादा खुला कुछ ऐसा जो किसी और में कमजोरी लगता, लेकिन ईशानी में एक चाल की पहली हरकत जैसा लगता था। अमृता देवी, उसने कहा, मुझे आपसे बात करनी है। बूढ़ी महिला ने धीरे से किताब बंद की। उसे देखा, तो बात करो। ईशानी पूरी तरह अंदर आई। लक्ष्मी ने मेज से पिछली कप उठाया और जाने के लिए मुड़ी। ईशानी ने उसे अपनी आवाज से रोका। रुको लक्ष्मी, तुम्हें भी यह सुनना जरूरी है। लक्ष्मी रुक गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ ठंडा सा दौड़ गया। ईशानी अमृता देवी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने पैर पार किए, उस शांति के साथ बात की जो अभ्यास की गई शांति थी। मैंने तय किया है कि मैं राघव से तलाकर मांगूंगी। अमृता देवी ने कुछ नहीं कहा। मुझे पता है कि यह आपको भी प्रभावित करता है और मैं उसे बताने से पहले आपको बताना चाहती थी। सम्मान भी चाहती है। के कारण? सम्मान के कारण, बूढ़ी महिला ने एक ऐसे स्वर में दोहराया जो सवाल नहीं बल्कि एक रिकॉर्ड था। यह शादी काम नहीं कर रही है। राघव और मेरे लक्ष्य अलग अलग हैं। हम दोनों के लिए अब अलग होना बेहतर है, बजाय इसके कि हम कुछ ऐसा बनाते रहें जिसका कोई भविष्य नहीं है। अमृता देवी ने उसे एक लंबे पल के लिए देखा। और मेरे बेटे की कंपनी की संपत्ति, क्या वे भी अलग कर रहे हैं? ईशानी ने पलक नहीं झपकी। यह एक कानूनी मामला है जिसे वकील निष्पक्ष तरीके से संभालेंगे। आपके वकील या उसके? एक संक्षिप्त चुप्पी। अमृता देवी, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इसे नाटकीय न करें। ऐसी बातें होती रहती हैं। लक्ष्मी कोने से देख रही थी। वह अमृता देवी को देख रही थी, जिनके हाथ किताब के कवर पर कसे हुए थे। उनके नख थोड़े सफेद थे। वह ईशानी को देख रही थी, जो हमेशा की तरह अपनी तकनीकी सटीकता के साथ अपनी शांति बनाए हुए थी। और तभी अमृता देवी ने कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या आप जानती हैं कि मुझे आप में सबसे ज्यादा क्या दुख होता है, ईशानी? ईशानी ने इंतजार किया कि आपने उसे सच में चाहने की हिम्मत नहीं की। बूढ़ी महिला की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द का अपना वजन था। राघव एक ऐसा आदमी है जिसने गलतियां की हैं, जो बहुत लंबे समय तक अकेला रहा है, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे देखे, न कि यह गिने कि वह कितना लायक है। और आपने दूसरा विकल्प चुना। मैं यहां न्याय पाने नहीं आई हूं। नहीं, आप यह घोषणा करने आई हैं कि आप वह लेने जा रही हैं जो आपका नहीं है। और आप यह मेरी आंखों में देखकर करना चाहती थीं, ताकि यह देखें कि मैं टूटती हूं या नहीं। अमृता देवी ने फिर से किताब खोली। मैं नहीं टूटूंगी। मैं तब टूट गई जब मेरे पति की मृत्यु हुई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह उससे ज्यादा आसान रहा है। ईशानी खड़ी हो गई और वहीं उठते समय कुछ उसमें भी टूट गया। पूरी शांति नहीं, बस एक किनारा। इतना कि उसने जो आगे कहा उसका तापमान पहले के सब कुछ से अलग था। यह महिला, उसने लक्ष्मी की ओर बिना देखे इशारा करते हुए कहा, यहां काम के लिए नहीं है। यह यहां इसलिए है क्योंकि इसका आपके बेटे के साथ कुछ है। और अगर आपको लगता है कि यह राघव का मेरे साथ जो है उससे बेहतर है, तो आप जितनी दिखती हैं उससे ज्यादा अंधी हैं। अमृता देवी ने लक्ष्मी को देखा। लक्ष्मी ने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। आप दोनों इस घर में यहां हैं, ईशानी ने जारी रखा।
और अब उसकी आवाज में धार थी। एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कोई उन्हें देख ही नहीं रहा हो, और आप उसे ऐसे बचाती हैं जैसे वह परिवार से हो। वह नहीं है। वह एक घरेलू सहायिका है जो कुछ ऐसा ढूंढने आई है जो उसका नहीं है। ईशानी, लक्ष्मी ने धीमी आवाज में कहा। मुझसे बात मत करो लक्ष्मी, अपनी आवाज कम करो। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे बात मत करो। वह पहली बार उसकी ओर मुड़ी, और उसकी आंखों में अब हिसाब किताब नहीं बल्कि गुस्सा था। किसी ऐसे व्यक्ति का वास्तविक गुस्सा जो बहुत लंबे समय से खुद को नियंत्रित कर रहा हो। तुम्हारा इस बातचीत में कोई स्थान नहीं है। तुम फर्श साफ करती हो, तुम बस वही हो। इसके बाद जो चुप्पी थी वह 1 सेकंड तक चली, बस एक। और उस सेकंड में ईशानी ने वह गलती की जिसे पहले की हर चीज बिना किसी के रोके उसी ओर बना रही थी। उसने अमृता देवी के लॉकेट की ओर हाथ बढ़ाया, वही पुराना लॉकेट जो उसके पति का था, और उसे अपनी उंगलियों के बीच ऐसे अचानक पकड़ा जो कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक प्रदर्शन था। इस तरह की चीजें, उसने कहा, ठीक यही समस्याएं, आगे देखने की बजाय पुरानी चीजों से चिपके रहना। और उसने खींचा। पतली चेन 1 सेकंड तक टिकी रही और फिर टूट गई। अमृता देवी ने दर्द की एक छोटी आवाज निकाली, और शारीरिक दर्द से ज्यादा गहरी कुछ और आवाज। उनके चश्मे कुर्सी की बांह से टकराकर जमीन पर गिर गए। लक्ष्मी लॉकेट के गिरने से पहले ही हरकत में थी। वह दौड़ी नहीं, वह सीधे गई। वह ईशानी और अमृता देवी के बीच अपने पूरे शरीर के साथ खड़ी हो गई, और जब ईशानी ने उसे घेरने के लिए एक कदम बगल में लेने की कोशिश की तो लक्ष्मी ने अपना हाथ उठाया और उसे ऐसी दृढ़ता से रोका जो हिंसा नहीं थी, लेकिन जिसमें मोल भाव के लिए भी कोई जगह नहीं थी। उसे दोबारा मत छूना। लक्ष्मी के गले से एक ऐसी आवाज निकली जिसे उसे नहीं पता था कि उसके पास थी। यह तुरंत चीख नहीं थी, यह चीख से पहले की कुछ थी, ज्यादा घनी, ज्यादा वास्तविक। ईशानी आश्चर्य से एक कदम पीछे हट गई, डर से ज्यादा। और तभी लक्ष्मी ने नीचे जमीन की ओर इशारा किया जहां लॉकेट गिरा था, अपनी उंगली दृढ़ और नजरें स्थिर। उसे उठाओ। तुम मुझे आदेश नहीं दोगी और मेरे अपने। उसे उठाओ। ईशानी ने उन दोनों को देखा। लक्ष्मी खड़ी होकर रास्ता रोक रही थी, अमृता देवी कांपते हाथों और बंद आंखों के साथ। और उसी क्षण अपार्टमेंट का दरवाजा खुला। राघव पहले ही वापस आ गया था। बैठक रद्द हो गई थी। ईशान ने उसे 10:30 बजे संदेश भेजा था कि ग्राहक ने फिर से निर्धारित करने को कहा था। राघव दोपहर के लिए जरूरी कुछ दस्तावेज लेने घर वापस आने का फैसला किया था। उसने अपनी मां के कमरे का दरवाजा खुला पाया। वह अंदर आया और दरवाजे की चौखट पर हाथ नॉब पर रखे वहीं स्थिर खड़ा रह गया। उसने लक्ष्मी को खड़ी होकर जमीन की ओर इशारा करते देखा। उसने ईशानी को अपनी मां का लॉकेट हाथ में पकड़े देखा। उसने अपनी मां को कुर्सी पर अभी भी आंखें बंद किए हुए और हाथ घुटनों पर कसे हुए देखा। उसने तुरंत बात नहीं की। उसने अपनी नजरें जमीन पर झुकाईं, चश्मे देखे। उसने उन्हें शांति से उठाया, उन्हें अपनी मां के पास ले गया, उन्हें सावधानी से पहनाया। अमृता देवी ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखा, और उस नजर में वह सब कुछ था जो कहा नहीं जा सकता था। उस पल राघव सीधा हुआ, ईशानी की ओर मुड़ा। उसके हाथ में अभी भी लॉकेट था। मुझे दो, राघव ने कहा। उसकी आवाज सपाट थी, कोई पहचानने योग्य तापमान नहीं। उस तरह की आवाज जिसे कोई ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल करता है जो कुछ बहुत बड़ा बहुत प्रयास से नियंत्रित कर रहा हो। ईशानी ने उसे बिना कुछ कहे उसकी हथेली में छोड़ दिया। राघव ने उसे अपनी मां को वापस दे दिया। उसने उसे खुद ही उसके गले में डाला। उसके हाथ मुश्किल से कांप रहे थे, इतना कि लक्ष्मी उसे जहां से खड़ी थी वहीं से देख सके, भले ही कोई और उसे नोटिस न करे। फिर वह ईशानी की ओर मुड़ा। इस कमरे से बाहर निकलो, राघव, मुझे सुनने की जरूरत है। इस कमरे से बाहर निकलो, अभी। ईशानी बाहर निकली। राघव ने लक्ष्मी को देखा। उसने 1 सेकंड के लिए उसकी नजरें रोकीं और फिर जमीन से चश्मे उठाने चली गईं। भले ही उसने उन्हें पहले ही उठा लिया था, बस अपने हाथों से कुछ करने के लिए। धन्यवाद, राघव ने बहुत धीमी आवाज में कहा। लक्ष्मी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। वह ईशानी के पीछे चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। अमृता देवी लक्ष्मी को देखती रहीं। बैठो, उन्होंने कहा। लक्ष्मी बैठ गई। बूढ़ी महिला ने उसका हाथ पकड़ा। एक लंबे पल के लिए कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ को उस दृढ़ता से पकड़े रखा जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसने सीखा है कि चुप्पी कुछ कहने का सबसे पूर्ण तरीका हो सकती है। हो गया, उन्होंने अंत में बहुत धीमी आवाज में कहा। हो गया। और लक्ष्मी, जो बिना टूटे सब कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी, उसे खिड़की की ओर देखना पड़ा ताकि अमृता देवी यह न देख सकें कि उसकी आंखें पानी से भर गई थीं। लिविंग रूम में राघव और ईशानी 20 मिनट तक अकेले रहे।
उन्होंने जो कहा वह अमृता देवी के कमरे तक नहीं पहुंचा, केवल स्वर पहुंचे। राघव का, धीमा और स्थिर, ईशानी का, जो नियंत्रित शुरू हुआ और धीरे धीरे उस रूप को खोता गया जिसे वह हमेशा बनाए रखती थी। जब ईशानी हाथ में अपना पर्स और कार की चाबियां लिए गलियारे में निकली तो वह अमृता देवी के कमरे के सामने से बिना रुके गुजरी और सामने वाले दरवाजे पर पहुंचने से पहले लक्ष्मी के कमरे के सामने एक पल के लिए रुकी। वह अंदर नहीं गई, बस गलियारे से पीठ करके बंद दरवाजे को देखती रही। यह खत्म नहीं हुआ, उसने इतनी आवाज में कहा जो केवल उसके लिए थी या शायद लक्ष्मी के लिए। अगर वह पास थी तो सुन सके। फिर वह चली गई और अपार्टमेंट में पहले की सभी चुप्पियों से एक अलग चुप्पी छा गई। उन बातों की चुप्पी जो पहले ही कही जा चुकी थीं और जिन्हें वापस नहीं रखा जा सकता था, जो राघव नहीं जानता था। ईशान दोपहर 3 बजे पहुंचे। राघव ने उन्हें फोन नहीं किया था। अमृता देवी ने उन्हें अपने कमरे से उस शांति के साथ बुलाया था जो बहस की अनुमति नहीं देती थी। अभी आओ ईशान, आज वह टूट गया है जिसे टूटना था और अब जो बचा है उसे ठीक करना है। ईशान उस फाइल के साथ पहुंचे जिसे वह हफ्तों से तैयार कर रहे थे। वह फाइल जिसे राघव ने अभी तक पूरी तरह से देखने को नहीं कहा था, लेकिन जिसे ईशान ने वैसे भी बना लिया था, क्योंकि एक आदमी को 12 साल तक जानने से तुम्हें यह पता चलता है कि कब तैयारी करनी है, भले ही वह न मांगे। राघव अध्ययन कक्ष में थे जब वह पहुंचे। बैठे हुए, सामने कोई कागज नहीं था, हाथ में फोन नहीं था, बस बैठे हुए आधे अधूरे मिटे हुए स्केच के साथ ब्लैक बोर्ड को देख रहे थे। ईशान ने दरवाजा बंद किया। तुम कैसे हो? ठीक हूं। तुम ठीक नहीं लगते। ईशान उसके सामने बैठ गए। वह चली गई है। वह चाणक्यपुरी में अपने फ्लैट में गई है। मुझे लगता है कि वह उसे लंबे समय से रखे हुए है। राघव ने बिना किसी जोर के कहा, मानो उसने पहले ही उस हिस्से को संसाधित कर लिया हो। आज शाम उसने मुझे एक संदेश भेजा कि हम उसके वकील गिरीश रॉय के माध्यम से बात करेंगे। राघव ने उसे देखा। तुम उसे जानते हो? मैं जानता हूं कि वह कौन है और वह क्या करता है। ईशान ने फाइल खोली। राघव, तुम्हें यह आज पढ़ना है, कल नहीं, आज। फाइल में 3 चीजें थीं। शादी के अनुबंध में संपत्ति खंड की एक प्रति किनारे पर टिप्पणियों के साथ, पिछले 2 महीनों में राघव की कंपनी से संबंधित समाजों पर गिरीश रॉय द्वारा किए गए परामर्शों के आंदोलनों का एक सारांश और एक अलग होने की मंशा का पत्र जो 3 हफ्ते पहले की तारीख का था। राघव ने चुपचाप पढ़ा। ईशान ने उसे पढ़ने दिया। जब वह खत्म हुआ तो राघव ने फाइल बंद की और उसे डेस्क पर अत्यधिक सावधानी से रखा, मानो उसे इस छोटे से इशारे की जरूरत थी ताकि वह कोई बड़ा इशारा न करे। 3 हफ्ते, उसने कहा। उसने आज से पहले उस पर हस्ताक्षर किए थे। आज जो हुआ वह सहज नहीं था राघव। यह किसी ऐसी चीज का निष्पादन था जिसकी योजना बनाई गई थी और खंड। उसकी स्थिति कितनी ठोस है। उसके पास तर्क हैं, वे पूर्ण नहीं हैं, लेकिन सही वकील और सही न्यायाधीश के साथ वह एक मामला बना सकती है। एक पल का विराम। इसलिए हमें तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है और इसलिए मुझे यह बताने की जरूरत है कि तुम इन महीनों में उसने क्या क्या किया है। बैठकें, कॉल, जिन लोगों से वह मिली है, वह सब कुछ जानते हो। राघव ने सिर हिलाया। उसने बात करना शुरू किया। वे अध्ययन कक्ष में 1 घंटे तक रहे। जब वे बाहर निकले तो ईशान के पास बचाव बनाने के लिए पर्याप्त था और राघव के चेहरे पर उन पुरुषों की अभिव्यक्ति थी जिन्हें अभी अभी समझ आया था कि कुछ ऐसा जिसे वे ठोस मानते थे शुरुआत से ही कागज का था। लक्ष्मी ने अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। वह रसोई में अमृता देवी के लिए रात का खाना बना रही थी। मेज पर फोन और नेहा का संदेश अभी तक अनुत्तरित था। उसने ईशान को विदा लेते सुना। उसने बाहर निकलने की ओर उसके कदमों की आवाज सुनी और फिर राघव के रसोई की ओर आते कदमों की आवाज सुनी। उसने तैयारी की। राघव अंदर आया। वह दरवाजे के फ्रेम पर झुक गया, ठीक उसी तरह जैसे पहले हफ्ते की उस रात, इससे पहले कि सब कुछ वैसा होता जैसा अब था। मेरी माँ कैसी हैं? उसने पूछा। आराम कर रही हैं। उन्होंने अच्छा खाया। लक्ष्मी बिना मुड़े काटती रही। वह शांत है। ठीक है। एक पल का विराम। लक्ष्मी, जी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसने चाकू बोर्ड पर रखा। वह मुड़ी। राघव उसे उस अभिव्यक्ति से देख रहा था जो बॉस की नहीं थी, नहीं आधी रात के थके हुए आदमी की। यह कुछ ज्यादा मुश्किल था जिसका नाम लेना, कुछ ऐसा जिसे वह गणना कर रहा था कि क्या वह उसे वहन कर सकता है। मुझे तुमसे किसी चीज के बारे में सच जानने की जरूरत है। लक्ष्मी ने इंतजार किया। ईशानी ने कहा कि तुम और मैं, कि हमारे बीच अतीत से कुछ था।
चुप्पी ठीक उतनी ही देर तक चली जितनी देर तक कोई फैसला अपरिवर्तनीय होने से पहले चलता है। हाँ, लक्ष्मी ने कहा। राघव दरवाजे से नहीं हटा, कोर्स से। हाँ, एक और लंबी गा। चुप्पी। जब तुम आई थी तो तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? लक्ष्मी ने धीरे धीरे सांस ली। क्योंकि तुमने मुझे पहचाना नहीं, और क्योंकि मैंने सोचा था कि यह बेहतर होगा। किसके लिए बेहतर? हम दोनों के लिए। उसने एक पल का विराम लिया। मेरे लिए, खसकर। राघव दरवाजे के फ्रेम से हटा, पूरी तरह रसोई में अंदर आया, मेज की कुर्सी पर बैठ गया, वही कुर्सी जहां वह उस आधी रात की रात को बैठा था और अपने हाथों को देखता रहा। मैंने तुम्हें ढूंढा था, उसने कहा। कोर्स के बाद मैंने अकादमी में एक नोट छोड़ा था। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता है? मैंने सफाई करते समय अध्ययन कक्ष में पत्र पाया था। राघव ने ऊपर देखा। तुमने उसे पढ़ा था? हाँ। सवाल में कोई आरोप नहीं था, जवाब में कोई आरोप नहीं था। बस दो लोग बहुत समय बाद एक दूसरे से सच कह रहे थे। तो तुम्हें पता है कि उसमें क्या लिखा था? हाँ। और लक्ष्मी ने उसे सीधे देखा। यह वह क्षण था, वह नहीं जिसकी उसने योजना बनाई थी, न ही इस तैयारी के साथ और न ही इन परिस्थितियों में, लेकिन फिर भी वह क्षण था। मुझे तुम्हें कुछ और बताना है, उसने कहा। कुछ ऐसा जो तुम नहीं जानते। राघव ने इंतजार किया और लक्ष्मी ने बात की। उसने बिना प्रस्तावना के, बिना नाटकीय निर्माण के ऐसा किया, ठीक उसी तरह से जैसे उसने मुश्किल चीजें करना सीखा था, सीधे केंद्र में जाकर, क्योंकि किनारे केवल दर्द को बढ़ाते हैं। उसने उसे समर के बारे में बताया, उसने उसे उसकी उम्र बताई, उसने उसे उसका नाम बताया, उसने उसे बताया कि वह उसकी बहन के साथ मुंबई में रहता था, उसने उसे बताया कि वह लगभग 3 साल का था और वह दिल्ली आने का असली कारण था क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी और क्योंकि कुछ और था जिसे उसे आगे बढ़ने के लिए सुलझाने की जरूरत थी। राघव ने बिना रोके सब कुछ सुना। जब उसने बात खत्म की तो जो चुप्पी आई वह उस रात की पिछली सभी चुप्पियों से अलग थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति की चुप्पी थी जो कुछ ऐसा संसाधित कर रहा हो जो पूरे नक्शे को बदल देता है। पिता, उसने अंत में सावधानी से पूछा। वह नहीं है, वह कभी नहीं मान था। राघव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। और तुम मुझे यह अब क्यों बता रही हो? यह सही सवाल था, एकमात्र जो मायने रखता था। लक्ष्मी ने जवाब देने में समय लिया, इसलिए नहीं कि उसे जवाब नहीं पता था, बल्कि इसलिए कि वह चाहती थी कि वह सटीक हो, क्योंकि आज सुबह ईशानी ने कुछ ऐसा तोड़ा जो उसका नहीं था, और क्योंकि इस सच्चाई को अकेले ढोना अब इतना भारी हो गया है जितना मैं सह सकती हूं। उसने एक पल का विराम लिया। और क्योंकि मुझे जाने से पहले तुम्हें सब कुछ जानने का अधिकार है। राघव ने उसे देखा। तुम जा रही हो। मुझे लगता है कि यह सही है। आज के बाद मेरा यहां रहना सब कुछ जटिल कर देगा। किसके लिए? आपके लिए। ईशानी के बारे में, वकीलों के बारे में, लक्ष्मी के बारे में आपके पास पर्याप्त है। उसने यह इतनी शांत दृढ़ता से कहा कि उसने वाक्य को ठीक उसी बिंदु पर काट दिया। मैंने पूछा किसके लिए? उसने जवाब नहीं दिया। राघव उठ गया, रसोई की खिड़की पर गया, इमारत के अंदरूनी आंगन को देखा, वही जिसे लक्ष्मी उन रातों को देखती थी जब वह सो नहीं पाती थी। मैंने भी तुम्हें नहीं पहचाना था जब तुम आई थी, उसने उससे पीट करके कहा। या मैंने खुद से यही कहा था। एक लंबा विराम। लेकिन जब मैंने पहली बार गलियारे से मेरी मां से बात करते सुना तो मैं जान गया। मैं जानना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जान गया। लक्ष्मी बहुत शांत रही। तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं डर गया था कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं शादीशुदा था, क्योंकि मैंने ऐसे फैसले लिए थे जिन्हें मैं रातों रात पलट नहीं सकता था। वह मुड़ गया। वही बुरे कारण जो लोगों के पास होते हैं जब वे अपने सामने जो है उसे न देखने का विकल्प चुनते हैं। दोनों ने रसोई के कोनों से एक दूसरे को देखा। यह समाधान का क्षण नहीं था, उसके लिए बहुत जल्दी था। जमीन पर अभी भी बहुत सारी टूटी हुई चीजें थीं, बहुत सारे वकील और दस्तावेज और फैसले लेने थे। लेकिन यह 3 साल में उनका पहला वास्तविक क्षण था। पहला, जब दोनों में से कोई भी न देखने का विकल्प नहीं चुन रहा था। ईशान ने रात 9 बजे फोन किया। राघव ने अध्ययन कक्ष से जवाब दिया। मेरे पास कुछ है, ईशान ने बिना प्रस्तावना के कहा। गिरीश रॉय के पास लखनऊ में अनियमित अभ्यास के लिए एक पुरानी शिकायत, एक ईट, उसे खारिज कर दिया गया था, लेकिन फाइल मौजूद है और ईशानी के 2 पुराने ग्राहक हैं। उसने एक पल का विराम लिया। तुम्हारे से पहले की स्थितियों के, जिन्होंने अलग होने के बाद गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। राघव ने नोट लिया। इसका क्या मतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा किया है, और अगर हमें वे ग्राहक मिल जाते हैं और कोई बात करता है तो हमारे पास एक पैटर्न है। एक पैटर्न का बचाव करना एक अलग मामले की तुलना में बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें कितना समय चाहिए? 1 हफ्ता, शायद कम। ठीक है। राघव ने गलियारे की ओर देखा।
ईशान, एक बात और बताओ। लक्ष्मी शर्मा, मैं चाहता हूं कि तुम यह सुनिश्चित करो कि अगर ईशानी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो वह कानूनी रूप से सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ एक संक्षिप्त चुप्पी। क्या मुझे कुछ पता होना चाहिए? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें कल व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा। ईशान ने एक पल लिया। ठीक है, और फोन रखने से पहले, राघव, तुमने मुझे पहले फोन करके सही किया। मैंने तुम्हें फोन नहीं किया, मेरी मां ने मुझे फोन किया। एक पल का विराम, और फिर उस अंतहीन रात में पहली बार ईशान की आवाज में कुछ ऐसा था जो लगभग मुस्कान थी। जरूर, हमेशा की तरह। अमृता देवी जाग रही थीं जब लक्ष्मी उन्हें शुभरात्रि कहने गई। बूढ़ी महिला अपने हाथ में लॉकेट पकड़े हुए थीं, उसे धीरे धीरे अपनी उंगलियों के बीच घुमा रही थीं, जैसे वह अपने पति के बारे में सोचती थीं। क्या तुमने उससे बात की? उन्होंने बिना ऊपर देखे पूछा। हाँ, सब कुछ। लक्ष्मी एक सेकंड के लिए हिचकिचाई। लगभग सब कुछ। अमृता देवी ने ऊपर देखा। लगभग हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। मुझे पता है। अमृता देवी। बूढ़ी महिला ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई को एक मुलायम दृढ़ता से पकड़ा। उसका नाम क्या है? लक्ष्मी बिना पूछे ही जान गई कि वह क्या पूछ रही थी। समर। अमृता देवी मुस्कुराईं। यह पहली बार था जब लक्ष्मी ने उन्हें उस मुस्कान के साथ देखा था। रोज की विनम्र मुस्कान नहीं, बल्कि दूसरी, जो अंदर से आती थी। समर, उन्होंने दोहराया, मानो वे नाम को किसी सुरक्षित जगह पर रख रही हों। प्यारा नाम। लक्ष्मी ने सिर हिलाया। उसका गला कस गया था। शुभरात्रि, अमृता देवी। शुभरात्रि, लक्ष्मी। उन्होंने उसे छोड़ा। और सो जाओ, क्योंकि कल अभी भी बहुत कुछ सुलझाना है और थकान से आंखें बंद करके उसे सुलझाने का कोई फायदा नहीं है। लक्ष्मी ने बत्ती बुझाई और दरवाजा बंद कर दिया। गलियारे में वह एक पल के लिए दीवार के सहारे पीठ करके आंखें बंद किए खड़ी रही। समर, राघव, पत्र, लॉकेट, ईशान, ईशानी, सब एक साथ, सब एक ही समय में। उसने सांस ली और अपने कमरे में अपने बेटे को फोन करने चली गई। वह सच्चाई जो झूठ से ज्यादा दर्द देती है। शुक्रवार को दिल्ली की पहाड़ियों पर धुंध छाई हुई थी। लक्ष्मी अलार्म बजने से पहले ही उठ गई। वह चुपचाप तैयार हुई, रसोई में गई, कॉफी बनाई। उसने सब कुछ हमेशा की तरह उसी गति से किया। वही चालें, वही इशारों का क्रम जिसे उसने महीनों तक दोहराया था, लेकिन अंदर कुछ अलग था। जैसे जब कोई गांठ ढीली पड़ती है जो इतने लंबे समय से कसी हुई थी कि अब उसे याद नहीं था कि बिना वजन के कैसा लगता था। वह कम सोई थी, लेकिन गहरी नींद सोई थी, बिना उन बातों के वजन के जो नहीं कही गई थीं। राघव सुबह 7 बजे आया। सूट में नहीं, सादे कपड़ों में, मानो उसने तय कर लिया हो कि वह दिन प्रस्तुतियों का दिन नहीं था। उसने बिना कुछ कहे अपनी कॉफी डाली और मेज पर बैठ गया। लक्ष्मी ने अमृता देवी का नाश्ता ट्रे में रखा और उसे ले जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मी, वह रुक गई। कल के लिए, सब कुछ के लिए धन्यवाद। यह केवल हार के लिए नहीं था। दोनों जानते थे आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। हाँ, है, उसने बिना विस्तृत किए कहा, उस सरलता के साथ जो लोगों में होती है जब वे अंततः वही कहते हैं जो है। लक्ष्मी ने ट्रे उठाई और अमृता देवी के कमरे में गई। बूढ़ी महिला पहले ही जाग चुकी थी। खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी थी, लॉकेट अपनी जगह पर और किताब घुटनों पर बंद थी। वह पहाड़ियों को उस अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहा होता है जिसे कोई जल्दी नहीं होती। ट्रे वहीं रख दो, उन्होंने 5 कर रहे हैं जो कि बूढ़ पढ़ारी होती, कहा, और एक पल के लिए बैठो। लक्ष्मी ने नाश्ता मेज पर रखा और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अमृता देवी ने उसे सीधे देखा, दूसरे दिनों की विनम्रता के बिना। तुम कब जाने वाली थी? अमृता देवी, यह मत कहो कि तुम जाने के बारे में नहीं सोच रही थी। मैं तुम्हें 6 महीने से जानती हूं और जानती हूं कि तुम्हारा चेहरा कैसा होता है जब तुम बाहर निकलने का हिसाब लगा रही होती हो। लक्ष्मी ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका लीं। मैंने सोचा था कि कल के बाद सबसे साफ यही था कि मैं चली जाऊं, कि यहां जो कुछ भी हुआ वह बिना मेरे चीजों को जटिल किए सुलझ जाए। और समर, अमृता देवी के मुंह से नाम सुनकर उसे अभी भी आश्चर्य होता था। वह तरीका जिसमें वह उसे ऐसे बोलती थीं जैसे वह पहले से ही उन लोगों की सूची का हिस्सा हो जिनकी वह परवाह करती थीं। समर मेरी बहन के साथ ठीक है, वह इन महीनों में ठीक रहा है। मैंने वह नहीं पूछा। अमृता देवी ने किताब मेज पर रखी। मैंने समर के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम कुछ समझो। जो वजन तुमने इस पूरे समय अकेले ढोया, वह वजन तुम्हें अकेले ढोना नहीं था और तुम्हें अकेले ढोना जारी भी नहीं रखना है। अमृता देवी, राघव की स्थिति अभी जटिल है। उसे सबसे आखिरी चीज जिसकी जरूरत है वह है
क्या तुम जानती हो कि मेरे बेटे की उम्र कितनी है? सवाल इतना सीधा था कि लक्ष्मी को जवाब देने में 1 सेकंड लगा। 42 साल। व्हीलचेयर में एक माँ, और उसे अभी अभी पता चला है कि उसकी शादी एक लेन देन थी। अमृता देवी ने एक पल का विराम लिया। क्या तुम्हें लगता है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो रास्ते से हटकर उसकी जिंदगी को सरल बनाए, या तुम्हें लगता है कि उसे पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो जटिल होने पर भी रुके? लक्ष्मी ने जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं कि उसके पास जवाब नहीं था, क्योंकि उसके पास था और उसे भारी लग रहा था। एक अंतर है, उसने अंत में सावधानी से कहा। रुकना क्योंकि कोई चाहता है, और रुकना क्योंकि कोई महसूस करता है कि उसे कुछ देना है। मैं नहीं चाहती कि राघव महसूस करे कि उसे मुझे कुछ देना है, और अगर यह कर्ज नहीं है, और अगर यह पसंद है। अमृता देवी, लक्ष्मी। बूढ़ी महिला ने उसका हाथ अपनी उस दृढ़ता से पकड़ा। मैंने अपने बेटे को कई राज्यों में देखा है। मैंने उसे शून्य से अपनी कंपनी बनाते देखा है। मैंने उसे अपनी पहली शादी खोते देखा है। मैंने उसे सालों तक अकेला देखा है, बिना शिकायत किए, क्योंकि वह शिकायत करना नहीं जानता। उन्होंने हाथ कसकर पकड़ा, और 6 महीनों में मैंने उसे सीधा कर देखा है। तुम्हें ऐसे देखते देखा है जैसी अभिव्यक्ति मैंने बहुत समय से नहीं देखी थी। किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने कुछ ऐसा पहचाना जो उसे लगता था कि उसने खो दिया था। इसके बाद जो चुप्पी थी वह ऐसी थी जिसे भरने की जरूरत नहीं थी। आज हमारे साथ नाश्ता करो, अमृता देवी ने अंत में अपना हाथ छोड़ते हुए कहा। तीनों एक साथ। अब समय आ गया है। ईशान सुबह 11 बजे खबरों के साथ आया। वह राघव से अध्ययन कक्ष में मिला, और इस बार दरवाजा थोड़ा खुला रहा। लक्ष्मी ने सब कुछ नहीं सुना, लेकिन गलियारे से सफाई का सामान ले जाते हुए उसने पर्याप्त सुना। ईशान ने ईशानी के अतीत के लोगों में से एक को ढूंढ लिया था। मुंबई की एक महिला जिसने 4 साल पहले एक अलगाव के बाद एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने उसे उसकी आधी संपत्ति से वंचित कर दिया था। महिला सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने ऑफ द रिकॉर्ड पुष्टि की थी कि तरीका वही था। वकील गिरीश रॉय, वही संपत्ति खंड, वही क्रम। हम उसे गवाह के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ईशान ने कहा, लेकिन हम उसे दुर्भावना के तर्क को बनाने के लिए एक पैटर्न के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और दुर्भावना खंड के कानूनी ढांचे में सब कुछ बदल देती है। कितना समय? अगर हम इस हफ्ते आगे बढ़ते हैं तो हम उसके औपचारिक मुकदमा दायर करने से पहले संपत्तियों पर एक निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें स्थिति देता है। आगे बढ़ो, राघव ने कहा। लक्ष्मी चलती रही। ईशान की यात्रा के बाद जो आया वह ज्यादा मुश्किल था। राघव वाजो में ने लक्ष्मी को छत पर ढूंढा, जहां वह अमृता देवी के गमलों में लगे कुछ पौधों को उठा रही थी, जिन्हें पिछली रात की हवा ने गिरा दिया था। क्या आपके पास एक पल है? जरूर। वे गमलों के बीच खड़े थे। शहर पर आसमान अभी भी धुंधला था। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, राघव ने कहा, और मैं चाहता हूं कि आप जवाब देने से पहले सोचें। लक्ष्मी ने इंतजार किया। मैं चाहता हूं कि आप न जाएं। यह सरल था, यह सीधा था, यह ठीक वही था जो था, और कुछ और करने की कोशिश नहीं कर रहा था। राघव ने 6 महीनों में पहली बार उसका नाम बिना जी के इस्तेमाल किया था। उसने उसे उसी क्षण महसूस किया जब उसने यह कहा। उसने भी उसे महसूस किया। ईशानी के साथ स्थिति अगले कुछ हफ्तों में जटिल होगी। अगर मैं यहां रहता हूं तो वह एक ऐसी कहानी बना सकती है जो आपको नुकसान पहुंचाएगी। वह जो चाहे कहे, यह इतना आसान नहीं है। हाँ, है। राघव ने उसे उस अभिव्यक्ति से देखा जो उसके पास होती थी जब उसने कोई फैसला ले लिया होता था और वह अब मूल्यांकन नहीं कर रहा होता था। ईशानी ने जो बनाया वह शादी नहीं थी, वह एक समाप्ति तिथि वाला अनुबंध था। यह इसलिए नहीं बदलता क्योंकि आप हों या न हों। जो बदलता है वह कुछ और है। क्या? अगर आप जाती हैं तो मैं इस घर में अकेले ऐसे व्यक्ति के बिना रह जाऊंगा जिसने मेरी मां को सच बताया जब कोई और नहीं बता रहा था। अकेले ऐसे व्यक्ति के बिना जिसने मुझे डर के बारे में बताया जब मुझे लगता था कि मैं निर्माण के बारे में बात कर रहा हूं। उसने एक पल का विराम लिया। अकेले ऐसे व्यक्ति के बिना जिसे मैं जानता हूं, जो लगभग 3 साल के बच्चे को अकेले ढोता है और शिकायत नहीं करता और मांग नहीं करता और जोर नहीं देता, और जो यह सुनने का हकदार है कि उसे यह अकेले करना जारी नहीं रखना है। लक्ष्मी ने उसे काम करना है देखा। उसकी आंखें सूखी थीं। उसने महत्वपूर्ण क्षणों में उन्हें सूखा रखना सीख लिया था, लेकिन उसके जबड़े में कुछ, उसके कंधों की रेखा में कुछ ढीला पड़ गया था बिना उसके मांगे। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, उसने कहा। मेरा एक बेटा है, मेरी मुंबई में एक जिंदगी है, मेरे पास कुछ चीजें हैं जिन्हें सुलझाना है जो रातों रात सुलझेंगी नहीं। मुझे पता है, और आपका तलाका है। कुछ वकील हैं,
कुछ संपत्तियां हैं जिनकी रक्षा करनी है और एक कंपनी चलानी है। मुझे भी पता है, तो आप ठीक क्या मांग रहे हैं? राघव ने एक पल सोचा कि आप मेरे लिए जाने का फैसला न करें, कि अगर आप जाती हैं तो यह इसलिए हो क्योंकि आप जाना चाहती हैं, न कि इसलिए कि आपको लगता है कि यह दूसरों के लिए सबसे आसान है। लक्ष्मी ने उल्टे गमलों को देखा। उसने सोचते हुए उन्हें एक एक करके सीधा किया। राघव ने उसे जल्दबाजी नहीं की। जब वह आखिरी के साथ खत्म हुई तो उसने अपने हाथों को एप्रन पर साफ किया और उसे देखा। मुझे समय दो, उसने कहा, जितना तुम्हें चाहिए। उस दोपहर लक्ष्मी ने नेहा को फोन किया। उसने रात का इंतजार नहीं किया। उसने शाम 4 बजे अपने कमरे से बंद दरवाजे के साथ और फोन कान पर दबाए हुए फोन किया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ? कुछ बुरा नहीं, उसने सांस ली। मैंने राघव को समर के बारे में बताया। दूसरी तरफ चुप्पी कई सेकंड तक चली और नेहा ने अंत में कहा, अपनी उस आवाज में जिसमें 4 साल से उसकी बहन का वजन संभाले हुए था, बिना लक्ष्मी के हमेशा मांगे। और मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन उसे पता है। और उसने वैसे प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी मुझे डर था कि वह देगा। उसने कैसे प्रतिक्रिया दी? लक्ष्मी ने शांति से जवाब देने में समय लिया, शांत भाव से, सम्मान से। उसने एक पल का विराम लिया। उसने मुझसे रुकने को कहा। नेहा एक पल के लिए कुछ नहीं बोली। लू, मुझे बताओ, तुम 3 साल से उसकी वह मुड़ी हुई चिट्ठी अपनी जेब में ढो रही हो। तुम 6 महीने से उस घर में खुद से कह रही हो कि तुम वहां सिर्फ काम के लिए हो। उसकी आवाज नरम थी लेकिन सीधी थी। और कितना समय? तुम खुद को यकीन दिलाओगी कि तुम वह नहीं चाहती जो तुम चाहती हो? लक्ष्मी को अपनी बहन की सटीकता से दर्द हुआ। यह जटिल है नती, सब कुछ जटिल है। समर भी जटिल था और हम यहां हैं। एक पल का विराम। क्या तुम उसे लाऊं? क्या? समर को? क्या तुम उसे दिल्ली लाऊं? लक्ष्मी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। छवि अपने आप आ गई। समर उस बड़ी रसोई में, समर अमृता देवी और उसके चश्मे और उसकी किताब के साथ, समर अपनी उस पूरी निश्चितता वाली आवाज में मां कहते हुए जो बच्चों में होती है, इससे पहले कि दुनिया उन्हें संदेह सिखाए। अभी नहीं, उसने कहा, लेकिन जल्द ही। जल्द ही कितना है? जल्द ही है नती। उसकी बहन ने सांस छोड़ी। ठीक है। और फिर ज्यादा नरम आवाज में, क्या तुम ठीक हो? लक्ष्मी ने अपने कमरे की दीवार को देखा। अपार्टमेंट के पीछे का छोटा कमरा, जहां उसने 6 महीने तक अपने बैकपैक के नीचे एक मुड़ी हुई चिट्ठी के साथ सोई थी। मैं कल से बेहतर हूं, उसने कहा। यह कुछ तो है। राघव अपनी मां के कमरे में गया। वह उनके सामने बैठ गया जैसे वह बच्चा था, नीची कुर्सी पर, जिसे उनके सिवा कोई इस्तेमाल नहीं करता था, और एक पल के लिए जमीन को देखता रहा। अमृता देवी ने इंतजार किया। मां, मुझे बताओ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जो तुम देख रही थी ईशानी के बारे में? क्या हो रहा था? बूढ़ी महिला ने ईमानदारी से सोचा। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था। मैंने तुमसे कहा था कि चीजें बेहतर होती हैं या बदतर होती हैं, वे वैसी ही नहीं रहती। उसने एक पल का विराम लिया। लेकिन कुछ चीजें एक बेटे को खुद ही देखनी पड़ती हैं राघव। अगर मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूं तो तुम उसे देखते नहीं हो, बस सुनते हो, और सुनना देखना नहीं है। और लक्ष्मी के बारे में? अमृता देवी मुस्कुराईं। लक्ष्मी के बारे में मैंने पहले दिन से देखा था, जब वह 2 कप कॉफी के साथ इस कमरे में आई और मेरे साथ बैठ गई बिना मेरे उसे 2 बार कहने के। और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने तुम्हें नहीं बताया। उन्होंने उसे सीधे देखा, क्योंकि वह भी ऐसी चीज नहीं है जो कही जाती है। वह ऐसी चीज है जो तब देखी जाती है जब कोई उसे देखने के लिए तैयार होता है। राघव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसका एक बेटा है, उसने कहा। मुझे पता है। तुम जानती थी, मैं नहीं जानती थी। मैंने अनुमान लगाया था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी केवल एक ही व्याख्या होती है, और लक्ष्मी के मामले में व्याख्या हमेशा यही थी कि वह कुछ ऐसा ढो रही थी जिसे वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी कि आसानी से उसके बारे में बात कर सके। राघव अपनी मां के गले में लॉकेट को देखता रहा। उसका नाम समर है, उसने कहा। अमृता देवी ने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। समर, उन्होंने दोहराया। कितनी उम्र है? एक संक्षिप्त गर्म चुप्पी। मैं उससे मिलना चाहती हूं, उन्होंने बस कहा। राघव ने ऊपर देखा। मां, अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो। राघव ने उन्हें धीरे से रोका। मेरी उम्र 74 साल है और मैं व्हील चेयर में हूं, और भगवान मुझे जितना समय देना चाहें, मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है कि चीजें उन लोगों से मिलने के लिए परिपूर्ण हों जिनकी मुझे परवाह है। राघव ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर आगे झुका और उसके माथे पर चूमा। शुभ रात्रि मां, बेटा। और जब वह पहले ही उठ रहा था, राघव, क्या इस बार उसे खोना मत।
उसने इसे आरोप के रूप में नहीं कहा। उसने इसे उस आखिरी महत्वपूर्ण चीज के रूप में कहा जो एक माँ अपने बेटे से कहती है जब वह जानती है कि उसे इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। राघव ने बत्ती बुझाई और दरवाजा बंद कर दिया और गलियारे में वह एक पल के लिए आंखें बंद करके खड़ा रहा और उसके सीने में कुछ ऐसा था जो दर्द नहीं था लेकिन उसके जैसा ही था, यहां तक पहुंचने की लागत का वजन। फिर उसने उसे छोड़ दिया और चलता रहा, वह जगह जहां तुम्हें हमेशा रहना चाहिए था। 3 हफ्ते बाद दिल्ली में सूरज निकला। वह सुस्त सूरज नहीं जो सिर्फ ग्रे दिनों में थोड़ा गर्म करता है, असली सूरज जो पहाड़ियों से स्पष्ट रूप से उतरता है और बड़ी खिड़कियों से अपार्टमेंट को भर देता है और यहां तक कि साधारण चीजों को भी अलग दिखाता है। लक्ष्मी रसोई में थी जब उसने घंटी सुनी। नेहा समर का हाथ पकड़े हुए आई। बच्चा उस गंभीरता के साथ अपार्टमेंट में आया जो लगभग 3 साल के बच्चों में होती है जब वे एक नई जगह पर होते हैं, सब कुछ देखते हुए, मूल्यांकन करते हुए। अपनी चाची का हाथ अभी तक नहीं छोड़ रहे थे। उसके घुंघराले बाल अपनी मां के थे और आंखें गहरी थीं, और वह तरीका जिसमें वह अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाकर खड़ा होता था जिसे लक्ष्मी पहचानती थी, भले ही उसे नहीं पता था कि वह कहां से आया था। समर, लक्ष्मी ने उसके सामने पूरे शाम करने के लिए किया था, घुटने टेकते हुए कहा। बच्चे ने उसे 1 सेकंड के लिए देखा और फिर नेहा का हाथ छोड़ दिया और सीधे उसके पास गया। मां, लक्ष्मी ने उसे दोनों हाथों से कसकर गले लगाया, उस तरह का आलिंगन जो अभिवादन का नहीं बल्कि पहचान का होता है। समर ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में गाड़ दिया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सांस ली, और एक पल के लिए पिछले महीनों की पूरी वास्तुकला, अकेले ढोने और अकेले गणना करने और अकेले फैसले लेने के महीने, अंततः कुछ ऐसा बन गया जिसे पार करना समझ में आता था। नेहा ने उन्हें प्रवेश द्वार से देखा, अपनी बड़ी बहन की उस मुस्कान के साथ जिसने इसका बहुत समय से इंतजार किया था। नमस्ते, उसने धीमी आवाज में कहा। नमस्ते नती, लक्ष्मी समर को अपनी बाहों में लेकर उठी। आने के लिए धन्यवाद, मैं कैसे नहीं आती। राघव दोपहर में अपार्टमेंट पहुंचा। वह ईशान के साथ एक बैठक से आया था। ईशानी के साथ चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही थीं। संपत्तियों पर निषेधाज्ञा स्वीकार कर ली गई थी। गिरीश रॉय की फाइल आधिकारिक तौर पर सामने आ गई थी और ऐसे संकेत थे कि ईशानी स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अदालत के बाहर समझौते पर विचार करना शुरू कर रही थी। ईशान इसे उस व्यक्ति की दक्षता से संभाल रहा था जो 12 साल से वह सब कुछ इस्तेमाल करने का इंतजार कर रहा था जो वह जानता था। राघव ने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और एक ऐसी आवाज सुनी जो उसने पहले उस घर में नहीं सुनी थी। एक छोटी आवाज। लिविंग रूम से उसने आवाज का पीछा किया। लिविंग रूम में अमृता देवी अपनी व्हील चेयर में नीची मेज के पास बैठी थीं और उनके सामने जमीन पर पैर मोड़कर और असाधारण गंभीरता के साथ बैठा हुआ एक घुंघराले बालों वाला बच्चा था जो उन शतरंज के मोहरों को पूरी एकाग्रता से देख रहा था जिन्हें बूढ़ी महिला ने बोर्ड पर रखा था। यह अमृता देवी ने एक घोड़ा उठाते हुए और उसे बच्चे के सामने रखते हुए कहा, घोड़ा कहलाता है, क्या तुम घोड़ा कह सकते हो? बच्चे ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा। घोड़ा, उसने कहा, लगभग घोड़ा घोड़ा। अमृता देवी एक ऐसे धैर्य और गर्मजोशी के साथ मुस्कुराई जो राघव ने सालों में नहीं देखी थी, शायद तब से जब वह खुद बच्चा था। आज के लिए बस इतना ही, उन्होंने कहा, घोड़ा तुम्हारा है। समर ने परम संतुष्टि के साथ मोहरे को अपनी छाती से कस लिया। राघव लिविंग रूम के प्रवेश द्वार पर बिना कुछ कहे खड़ा रहा। अमृता देवी ने ऊपर देखा और उसे देखा और उनकी अभिव्यक्ति में कुछ शांत और पूर्ण था, जैसे कोई व्यक्ति तब चेहरा बनाता है जब कोई चीज जिसका उसने बहुत समय से इंतजार किया था अंततः ठीक वैसे ही होती है जैसे उसने उम्मीद की थी। तुम आ गए, उन्होंने बस कहा। मैं आ गया मां। समर, यह सज्जन घोड़े के मालिक हैं। बच्चे ने राघव की ओर ऊपर देखा। उसने उसे उस सीधी नजर से मूल्यांकन किया जो बच्चों में होती है, इससे पहले कि वे यह छिपाना सीखें कि वे क्या सोचते हैं। मेरा, समर ने मोहरे को ज्यादा कसते हुए कहा। अमृता देवी एक छोटी और वास्तविक हंसी। राघव भी, यह तुम्हारा है, राघव ने कहा, इसे रख लो। समर ने उस संतुष्टि के साथ सिर हिलाया जिसने अभी अभी अपनी मर्जी से एक बातचीत सुलझाई थी और अपनी नजरें बोर्ड पर वापस केंद्रित कर लीं। लक्ष्मी ने उन्हें ऐसे ही पाया जब वह नेहा को बाहर छोड़ने के केंद्रित बाद वापस आई। वह लिविंग रूम के प्रवेश द्वार पर रुक गई। राघव उसे कमरे के दूसरी ओर से देख रहा था, अमृता देवी अपनी शांत मुस्कान के साथ, समर जमीन पर शतरंज का घोड़ा हाथों में पकड़े हुए। यह एक ऐसी छवि थी जिसकी उसने योजना नहीं बनाई थी,
जिसकी उसने गणना नहीं की थी, जो उन सभी परिदृश्यों में से किसी में भी नहीं आती थी, जिन्हें उसने उन सभी महीनों में बनाया था जब वह नाप रही थी और नियंत्रित कर रही थी और सिर से फैसले ले रही थी जो दिल पहले ही ले चुका था। तुम्हारा कैसा रहा? राघव ने उससे पूछा। अच्छा, उसने कहा। तुम आ रही थी तब ईशान का फोन आया था। उसने कहा कि तुम्हें बताऊं कि जज ने आज सुबह हस्ताक्षर कर दिए हैं। मुझे पता है, मैंने उससे पहले ही बात कर ली है, एक संक्षिप्त निंदर की बात कर ली है। क्षण सामान्य, इतना सामान्य कि दर्द होता था कि यहां तक पहुंचने में कितना कुछ लगा था। समर ने बोर्ड से ऊपर देखा। मां, उसने कहा। घोड़ा, मैं देखती हूं। मेरे प्यार, मेरा, तुम्हारा। हां। बच्चा संतुष्ट होकर बोर्ड पर लौट आया। अमृता देवी ने उन दोनों को अपनी उस शांति से देखा जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसने पर्याप्त जीवन जी लिया होता है यह जानने के लिए कि कोई चीज कब अपनी जगह पर होती है। मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, उन्होंने कुर्सी की बाहों पर अपने हाथों को रखते हुए घोषणा की। समर, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बच्चा जमीन से उठा। घोड़ा अभी भी हाथ में था और बिना किसी के कहे कुर्सी के पास गया। अमृता देवी गलियारे की ओर बढ़ने लगीं और समर उनके साथ चला, गंभीर और औपचारिक, जैसे कोई एक बुजुर्ग महिला के साथ व्हीलचेयर में चलना ही वह काम हो जो उसने अपनी दोपहर के लिए करने की योजना बनाई हो। गलियारे के प्रवेश द्वार पर बूढ़ी महिला रुकी और एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखा और आगे बढ़ी। राघव और लक्ष्मी लिविंग रूम में अकेले रह गए। शाम का सूरज बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रहा था और सब कुछ को उन चीजों की गुणवत्ता दे रहा था जो पहले ही हो चुकी थीं और उन्हें स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। राघव वहां तक गया जहां वह खड़ी थी, जल्दबाजी में नहीं, उन फैसलों की शांति के साथ जो पहले ही लिए जा चुके थे और बस नाम लेने के क्षण का इंतजार कर रहे थे। अब क्या होगा? लक्ष्मी ने पूछा। यह वही पुराना सवाल था जो वह पहले दिन से चुपचाप पूछ रही थी जब उसने उस दरवाजे को पार किया था। अब बहुत कुछ होगा, राघव ने कहा। तलाक में समय लगेगा, कानूनी स्थिति कुछ महीनों तक जटिल रहेगी। उसने एक पल का विराम लिया। समर को एक स्थिर रहेगी जगह की जरूरत है। तुम्हें ऐसे जीना बंद करना होगा जैसे तुम किसी भी पल जाने वाली हो। मुझे दूसरे तरीके से जीना नहीं आता, मुझे पता है। वह एक कदम और बढ़ा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि यहां सीखो। मैं तुम्हें कहां देख सकता हूं? लक्ष्मी ने उसे देखा। उसने 3 साल तक अपनी जेब में एक मुड़ा हुआ नोट ढोया था। उसने 6 महीने तक खुद से कहा था कि वह वहां सिर्फ काम के लिए है। उसने अपनी पूरी वयस्क जिंदगी यह सीखते हुए बिताई थी कि मुश्किल चीजें अकेले ढोई जाती हैं, क्योंकि मदद मांगना एक ऐसी विलासिता थी जिसे वह हमेशा वहन नहीं कर सकती थी। और अब वह यहां इस लिविंग रूम में थी। खिड़कियों से सूरज अंदर आ रहा था। उसका बेटा एक बूढ़ी महिला के कमरे में घोड़ा कहना सीख रहा था, जो उसे 5 मिनट में अपना चुकी थी। एक आदमी उसे रुकने के लिए कह रहा था जो कर्ज नहीं था, न दया न दायित्व, वह एक पसंद थी। राघव, उसने कहा, मुझे बताओ जब तुम मेरे बॉस न रहो। उसने इंतजार किया। हमें बहुत सी बातों पर बात करनी है, जितनी आप चाहें, मुश्किल बातों पर भी। और मुझे नहीं पता कि यह कैसे निकलेगा। मुझे भी नहीं। उसने उसे देखा। लेकिन मुझे पता है कि मैं इसे जानना चाहता हूं और मुझे पता है कि इसे जानने का एकमात्र तरीका यह है कि हम में से कोई भी बात करते समय बाहर निकलने के दरवाजे को न देखे। लक्ष्मी ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका लीं, फिर उन्हें उठाया। ठीक है, उसने कहा। यह किसी फिल्म का अंत नहीं था, कोई संगीत या नाटकीय इशारा नहीं था। यह बस यही था। 2 लोग शाम के सूरज के साथ एक लिविंग रूम में ठीक है कह रहे थे। बगल के कमरे में एक बच्चा शतरंज के मोहरों के नाम सीख रहा था। आगे अभी भी सब कुछ जटिल था और बहुत समय में पहली बार यह धमकी जैसा नहीं लग रहा था। उस रात समर के अपने कमरे में सो जाने के बाद जो लक्ष्मी ने उसके लिए तैयार किया था, उन चीजों के साथ जो नेहा ने सूटकेस में लाई थी, लक्ष्मी लिविंग रूम की खिड़की पर गई। दिल्ली नीचे जगमगा रही थी, पहाड़ियां पीछे गहरी और शांत थीं, हमेशा की तरह वही परिदृश्य, लेकिन एक अलग जगह से देखा गया, किसी ऐसे व्यक्ति की जगह से जो रुकता है। राघव लिविंग रूम में आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। उन्होंने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। क्या वह सो गया है? उसने पूछा, एक पत्थर की तरह। उसे 5 मिनट लगे। एक पल का विराम। उसमें तुम्हारी ऊर्जा उल्टी है। तुम तब तक नहीं रुकती जब तक तुम पूरी तरह नहीं रुक जाती। राघव ने उसे देखा। यह पहला मजाक था, पहली बात बिना सोचे समझे कही गई थी। लक्ष्मी ने उसे उसी क्षण महसूस किया जब उसने यह कहा और उसे नहीं पता था कि हंसे या नहीं। राघव धीरे धीरे मुस्कुराया। 3 साल और तुम मुझे सिर्फ एक नोट और एक पत्र से जानती हो, उसने कहा।
और जिस तरह से तुम निर्माण के बारे में लिखती हो जब तुम वास्तव में डर के बारे में लिख रही होती हो, उसने कुछ ऐसी तरी से उमैन कैम एंड चीज के साथ सांस छोड़ी जो लगभग हंसी थी। वह 4 साल पहले की बात थी। लोग इतना नहीं बदलते हैं। नहीं, उसने उसे देखा, इतना नहीं बदलते हैं। इसके बाद जो चुप्पी थी वह उन चुप्पियों में से थी जिन पर वजन नहीं होता, जिनमें कोई बिना किसी लागत के रह सकता है। बाहर दिल्ली जारी थी, कारें, रोशनी, कांच से दबा हुआ शोर। दुनिया अपने अपार्टमेंट के अंदर होने वाली छोटी और बड़ी चीजों के प्रति अपनी सामान्य उदासीनता के साथ काम कर रही थी। कल, लक्ष्मी ने कहा, हमें व्यावहारिक बातों पर बात करनी है। कल और परसों भी और मुश्किल दिन होंगे, शायद बहुत सारे। और समर में एक चैंपियनशिप वाला नखरा है जब वह पर्याप्त नींद नहीं लेता। राघव ने उसे किनारे से देखा। मैं उसे संभाल लूंगा। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। शायद नहीं। एक पल का विराम। लेकिन मैं जानना चाहता हूं। लक्ष्मी ने उसे देखा। उसने उस नजर को एक लंबे पल के लिए बिना जल्दबाजी के बनाए रखा। ठीक है, उसने अंत में कहा, और वह एक शब्द बिना नाटक के और बिना असंभव वादों के कहा गया, पर्याप्त था। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी चीजें बड़े वाक्यों में नहीं समाती, कभी कभी वे ठीक उसी में समाती हैं। एक वास्तविक ठीक है में शाम के सूरज के साथ एक खिड़की के सामने, बगल के कमरे में एक सोया हुआ बच्चा और एक बूढ़ी महिला जो अंत जानती थी इससे पहले कि उन दोनों में से कोई उसे देखे। अमृता देवी अपने कमरे में अंधेरे में लॉकेट को अपनी उंगलियों के बीच पकड़े हुए थीं। वह प्रार्थना नहीं कर रही थीं, बस सोच रही थीं। वह अपने पति के बारे में सोच रही थीं, जिन्होंने उनसे एक बार कहा था कि परिवार हमेशा शुरुआत से पूरे नहीं होते, कि कभी कभी वे धीरे धीरे उन टुकड़ों से बनते हैं जो फिट नहीं लगते जब तक कि वे अचानक फिट न हो जाएं। वह समर के बारे में सोच रही थीं, जो अपनी उस गंभीरता के साथ घोड़ा कह रहा था जो बच्चों में होती है, जो हर चीज को गंभीरता से लेते हैं। वह राघव के बारे में सोच रही थीं, जो लक्ष्मी को उस अभिव्यक्ति से देख रहा था जो उसने बहुत समय से नहीं देखी थी। वह सोच रही थीं कि 74 साल आपको बहुत सी ऐसी चीजें देखने का मौका देते हैं जो ठीक नहीं होती, और कभी कभी वे भी जो ठीक होती हैं। उन्होंने लॉकेट पर अपनी उंगलियां बंद कर लीं। हो गया, उन्होंने अंधेरे में बहुत धीमी आवाज में कहा, मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही थीं जो कमरे में नहीं था, लेकिन जिसे वह फिर भी अपने करीब महसूस कर रही थीं। चलो। और वह उन लोगों की शांति के साथ सो गईं जिन्होंने पर्याप्त देख लिया था, यह जानने के लिए कि इस बार चीजें सच में ठीक हो रही थीं।